जी, अभी हम लाइव है है मुफ्ती ढूंढ कर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि पास होगा नहीं, वबरकातुहू। आपके पास नहीं है अभी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे हमने ऐलान किया था कि अगर आपको एक्सेस दिए हैं फिर तो ठीक है स्ट्रीम के, अगर नहीं दिए फिर उनके जी मुफ्ती साहब अभी हम लाइव है। पास होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक डिबेट तय हुई थी। हमने पिछली स्ट्रीम को जब फेसबुक पर शेयर किया तो तलहा नामी एक बंदा आए और उन्होंने कहा कि मैं एथियस्ट हूँ और मुझसे कोई डिबेट करने के लिए तैयार हो तो तैयार कर ले। तो मुफ्ती साहब के कुछ साथियों ने, अबनाउल इस्लाम ने भी उनको एक्सेप्ट किया कि हम तैयार हैं, और मुफ्ती साहब, मुफ्ती लुकमान साहब को भी मेंशन किया गया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और मैंने भी एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मेरी पोस्ट पर आए थे। फिर हमारे मोहतरम इंजीनियर रमील ख़ान साहब वो भी आए, उनको मैंने मेंशन किया कि ये बंदा ख्वाहिश रखता है कि इनके साथ डिबेट की जाए। तो डिबेट फिर तय हुई थियज़म और एथियज़म, यानी वजूद खुदा का इनकार और वजूद खुदा का ईमान और यकीन। अब हम तकरीबन आधे घंटे से इंतज़ार में हैं। शायद ताहा भाई जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, तो उनका कुछ नेट इशू होगा या ये है कि वो आना नहीं चाहते। तो अगर वो आ गए तो हम इंशाल्लाह प्रॉपर डिबेट करेंगे, लेकिन अगर वो ना आ सके या वो नहीं आना चाहते तो जो हमारे पास प्रूफ है और जो आर्गूमेंट्स हैं साइंटिफिक और लॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे और थियज़म और एथियज़म के मौजू पर इंशाल्लाह हमारे इंजीनियर रमील ख़ान साहब उसको पेश करेंगे। तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि इस लिंक को आगे भी शेयर करें। अगर आप ख़ुद भी कोई सवाल करना चाहे मुतालिका मौजू पर, थियज़म या एथियज़म पर, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ पे अगर आपका सवाल है तो वो किसी और मौजू के स्ट्रीम पर आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप वजूद खुदा पर कोई संजीदा सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में करें। और अगर ये डिबेट शुरू ना हुई और आप हमारे स्टेज पर आना चाहते हैं और लाइव सवाल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इजाज़त होगी सबको। हम आपको लिंक दे देंगे और आप अगर संजीदा गुफ्तगू करना चाहते हैं हमारे रमी ख़ान भाई से, और मुफ्ती साहब भी मौजूद है लुकमान भाई, तो उनसे भी अगर आप बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, तो इंशाल्लाह हम आपको मौका देंगे। बहरहाल हमने तकरीबन 35 मिनट इंतज़ार किया, तो जो फ़रीक़ मुखालिफ है एथियस्टों की तरफ से वो नहीं आ सके, या वो आना नहीं चाहते, या उनका कोई इशू है। जो भी है, तो अब भी हमारी तरफ से बिल्कुल खुला चैलेंज है इल्हाद और एथियज़म के तर्जुमानों से और इल्हाद के सपूतों से कि वो खुलकर आए, या अगर वो अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी को छुपाना चाहे तो किसी भी नाम से आएँ, लेकिन शर्त यह है कि गुस्ताखी ना हो, तौहीन ना हो और बदतमीज़ी वाली ज़ुबान ना हो, संजीदा गुफ्तगू हो। आप अगर साइंटिफिक पैराडाइम में बात करना चाहते हैं वजूद खुदा पे, तो भी इससे पहले भी रमील भाई की स्ट्रीम तफसीली आ चुकी है, इंशाल्लाह वो हम शेयर करेंगे। और अब भी वो आर्गूमेंट्स हमारे सामने हैं, स्लाइड आप सामने देख रहे हैं कि साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट क्रिएटर। तो अभी हम पेश करेंगे। आप किसी भी प्रूफ को, किसी भी आर्गूमेंट को अगर चैलेंज करना चाहते हैं और आपके पास कोई साइंटिफिक या लॉजिकल या फिलोसफिकल इसका काउंटर क्वेश्चन है या काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, तो बिल्कुल हम आपको मौका देते हैं और हम आपको दावत भी देते हैं कि आप संजीदगी से इस पे गुफ्तगू करना चाहे तो हम आपको मौका देंगे। अब मैं रमील भाई से, इंजीनियर रमील भाई एक डिबेट है और साइंसी मौज़ूआत पे आप उनकी पोस्ट और उनके कॉलम्स आप पढ़ते हैं। वो एक साइंस रिसर्चर है, साइंसी मौज़ूआत पे वो रिसर्च करते हैं और डिबेट भी कर चुके हैं। देसी मुल्हिदीन के साथ उनकी डिबेट्स मौजूद हैं और
गोरे अंग्रेज डिबेटर यानी एथियस्टों के साथ भी और लामज़हब लिबरल्स के साथ अंग्रेज़ी में भी उनकी डिबेट हो चुकी है। तो आप में से अगर कोई भी उर्दू ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में संजीदा गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हमारे पास तजुर्बाकार डिबेटर मौजूद है। तो एक माने जाने और तजुर्बाकार और बहुत ही इंतहाई संजीदा और प्यार मोहब्बत नरम लहजे नरम अल्फाज से समझाने वाले साथी हमारे रमील भाई मौजूद है। तो मैं दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और आपने जो तैयारी की है, जो आर्गूमेंट्स आप पेश करना चाहते हैं तो पेश करें। और इससे पहले अगर मुफ्ती लुकमान साहब कोई बात करना चाहते हैं तो करें। और मेरे सामने मेरे ख्याल में तलहा भाई भी आ चुके हैं, तो हम स्ट्रीम के बजाय इस डिबेट को शुरू करना चाहते हैं अगर वो करते हैं। जी आप उनको ऑन स्टेज ले लें। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही हेलो है? जी आपकी तलहा आवाज़ भाई, आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है? आपकी हेलो आवाज़ तो हेलो, आ रही है। आई एम सॉरी, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। जी चलें बहुत कोई इशू नहीं शुक्रिया। है। हमने तो शुरुआत कर ली थी और इंतज़ार बहुत किया, तो मेरे ख्याल में मैं बतौर मॉडरेटर तारुफ कर चुका हूं कि ये जो हमारी डिबेट थी पहले से तय थी और तलहा भाई ने कमेंट्स में आकर ख़ुद ही दिलचस्पी का इजहार किया था। और मौजू हमारा है, टॉपिक है थियज़म एंड वर्सेस एथियज़म, यानी वजूद खुदा का यकीन और वजूदी खुदा का इनकार। तो इस मौजू पर इंशाल्लाह बातचीत होगी और हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों तरफ से संजीदा, लॉजिकल और साइंटिफिक और फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स पेश किए जाएंगे, जिससे सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा और डिबेटर को भी फ़ायदा होगा। तो ताख़ीर बहुत हो गई मेरे ख़्याल में। तलहा और रमील ख़ान साहब अगर आपस में गुफ्तगू शुरू ही कर दें ताकि सुनने वालों का मज़ीद वक्त ज़ाया ना हो तो बेहतर होगा। जी रमील भाई, आप तलहा भाई से बातचीत शुरू कर ले। मैं और मुफ्ती साहब यहाँ पर म्यूट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फसीउल्लाह साहब, आपने मुझे ये मौका दिया। और तलहा साहब भी हमारे पास अपेरेंटली जो इनका नेम है मे बी पॉसिबल फर्जी हो, तो हमारे पास इस डिबेट में मौजूद हैं। तो मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आप इस स्ट्रीम को किस नौइयत का रखना चाह रहे हैं। शुड इट बी अ डिबेट कि जिसमें एक सर्टेन टाइम मुझे दिया जाए, सर्टेन टाइम आपको दिया जाए, या फिर इट शुड बी लाइक अ वन टू वन, मतलब टू डायरेक्शनल क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रीम के जिसमें आप कुछ बोलें फिर मैं कुछ बोलूं हर 3 से 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एक, ताकि मोमेंटम उस हिसाब से सेट हो जाए, फिर ऐसा ना हो मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। तो मुझे ज़रा ये चीज़, इस चीज़ की ज़रा वजाहत कर दें। जी रमील तलहा। भाई, मुझे लगता है कि बैक एंड फोर्थ करना ठीक रहेगा, फार्मल डिबेट के बजाय। जैसे प्रेजेंटेशन करनी हो, उसके बजाय अगर हम एक दूसरे से क्वेश्चन करें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है जी, अच्छा तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि एथीज़म, अब चूंकि आप अपने आप को एक एथीस्ट कहते हैं, तो जी एथीस्ट की मुझे 2 लाइंस में या दो मतलब शॉर्ट एक डेफिनेशन बताएं ताकि हमारे कंसेंसस यहाँ पे क्लियर हो कि आप एथीज़म से मुराद क्या ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि डिबेट के दौरान समटाइम्स जो कोर फिलॉसफी होती है वो एक सर्टेन स्टेज के बाद वो चेंज हो जाती है। और फिर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पिछली कुछ डिबेट्स की बात कर रहा हूँ जो अक्सर ऐसी डिबेट्स हो चुकी हैं पहले। तो उसमें जो एथीस्ट होते हैं वो सर्टेनली मतलब सडनली कन्वर्ट हो जाते हैं एग्नोस्टिक्स में। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा ताकि मैं आपकी उस डेफिनेशन को लॉक कर लूं, उस डेफिनेशन के हिसाब से फिर हम आगे चलें। तो जी एथीज्म मेरे की या एथीस्ट की डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक? जी मेरे नज़दीक एथियज़म की डेफिनेशन ये है कि एथियज़म इज़ अ philosophical position that rejects the claim that there is a God। ठीक है, तो आप क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। जी सही है, तो इस रिजेक्शन के पीछे कोई एविडेंस है आपके पास? रिजेक्शन के पीछे वजह यह है, रीज़न ये है कि मेरे ख्याल में जो क्लेम है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको एविडेंस दे दूं तो यू विल लीव एथिज्म? एक्चुअली थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो ही इनकोहेरेंट है। मतलब
पहले अगर हम गॉड को डिफाइन कर लें उसके बाद एविडेंस पेश कर लें तो ठीक रहेगा। ठीक है, गॉड मेरे नज़दीक एक अनकॉस्ट कॉज है। गॉड मेरे नज़दीक जो है जितनी भी रियलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जितना कुछ भी, चाहे ये यूनिवर्स हो, इवन इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, देन इन तमाम चीज़ों की एक ऐसी अनकॉस्ट कॉज कि जिसने सारी चीज़ें तख्लीक की, जिसने सारी की सारी चीज़ें जो जिसके नतीजे में जो है वो वजूद में आई, इन तमाम की तमाम चीज़ों का खालिक जो है वो खुदा है। ये एक बुनियादी डेफिनेशन है खुदा की, ठीक है, जो कि हमारे नज़दीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, लेकिन हाँ नहीं, एक मिनट, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ठीक है, आपने ये कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ये एक, इसमें कोई कोहेरेंसी नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोई तसलसल नहीं है, या ये लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर ही जो कॉन्सेप्ट है वो फेल्ड हो जाता है, ऐसे ही है? जी जी ठीक है, तो अगर मैं साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, लॉजिकली ये बात साबित कर दूं कि कि एथिज्म एक इररेशनल पोजीशन है और थीज्म जो है वो एक रैशनल पोजीशन है, तो आप एथिज्म छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो आपने डेफिनेशन दिया है उसमें मुझे एक मसला लग रहा है। जी कहिए। क्या ये आप लॉजिकली साबित कर सकते हैं कि अनकॉज्ड काज पॉसिबल है डेफिनेटली, एग्जिस्टेंस उसकी? डेफिनेटली, डेफिनेटली, यही तो हम कैसे साबित करेंगे, करेंगे? यही तो हम आगे जी स्लाइड्स में साबित करें। करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम आते हैं प्रूफ्स के ऊपर। रबील भाई, हम्म नहीं जनाब के साथ मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। बतौर मॉडरेटर मैं एक सवाल करता हूँ कि आपसे तलहा भाई ने पूछा, यानी खुदा की तारीफ ना, खुदा की डिफिनेशन हम्म हम्म आपने डिफिनेशन करके दे दी, ठीक है। हम्म तो अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तलहा भाई इस बारे में स्टेटमेंट दे दे कि उनकी नज़र में क्रिएटर या खुदा कैसे होना चाहिए, या उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। जी अगर ये मेरा सवाल वो मुनासिब समझते हैं कि आपकी डिफिनेशन के मुकाबले में वो अपनी डिफिनेशन पेश कर दे, या बिल्कुल एथियस्ट, खालिस एथियस्ट कहे कि भाई किसी क्रिएटर का कोई तस्वर तक नहीं है, लिहाजा मुझे डिफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये दो स्टेटमेंट्स में से कोई एक दे दे तो ठीक है, बेहतर ये होगा। आपके, ठीक है अब तलहा ये साहब, कि आपके आपने नजदीक तारीफ गॉड पेश की कर दी, डेफिनेशन क्या है? वो इस पे बात करना सवाल उठाते हैं, तो ये कि उनके नज़दीक क्रिएटर कैसा होना चाहिए, या वो कहते हैं कि सिरे से कायनात और यूनिवर्स का कोई क्रिएटर का तस्वर तक ही नहीं है, तो फिर हम उनसे डिफिनेशन नहीं पूछते। जी जी रमील भाई, मुझे लगता है कि ये मेरे ज़िम्मे नहीं है। अगर मैं ये क्लेम कर रहा होता कि कोई गॉड नहीं है तो मुझे उसको डिफाइन करना ज़रूरी था। अब मैं किसी क्लेम को अगर रिफ्यूट कर रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन जो है वो मेरे ज़िम्मे नहीं है। जो आपने अच्छा डेफिनेशन अच्छा दी अच्छा, मैं एक उसमें मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रॉब्लम्स एक या मिनट, एक उस मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा कि किसी चीज को रिफ्यूट करने के लिए उसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पिछली नहीं, गली मैंने में ये जो है नहीं वो एक कहा। गाड़ी खड़ी हुई, फिर दोबारा अपने आप को रिफ्रेश करें, आपने आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप किसी चीज मैं को ये रिफ्यूट कहना कर रहे हैं तो चाहता उस हूँ, चीज की डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है, आपने ये कहा है। जो मुझे डेफिनेशन जो सामने वाला देगा मैं उसकी रिफ्यूटेशन करूँगा, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी डेफिनेशन दे दूँ। तो मतलब आपके जहन में कोई डेफिनेशन है ही नहीं खुदा की कि जिसका आप ऑलरेडी रिफ्यूट कर चुके हैं। आपने जो इन दी स्टार्ट ये डेफिनेशन दी एथीज्म की, कि एथीज्म जो है वो बेसिकली किसी भी किस्म के खुदा की जो है वो तरवीद है, या रिजेक्शन ऑफ बिलीव इन गॉड, या रिजेक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है एथीज्म, ठीक है। तो आपके जहन में कोई ना कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन होगी गॉड की, तभी आपने उसको रिफ्यूट किया है ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता जी, हूँ, एक मेरे मिनट, एक मिनट, सामने एक मिनट, तो मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा आपसे आके क्लेम करे कि भाई आपकी पिछली गली के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है। अब एक गाड़ी की कोई डेफिनेशन आपके जहन में होगी तभी आप उसको रिफ्यूट करोगे ना। अगर किसी चीज की कोई डेफिनेशन ही आपके नजदीक नहीं तो आप उसको रिफ्यूट कैसे कर रहे हो फिर? जी, बिल्कुल, इसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा मुझसे कहता है कि कोई गाड़ी खड़ी है, तो मैं उससे पहले पूछूँगा कि गाड़ी क्या चीज़ होती है? तो मेरे लिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी अच्छा, है तो कि जब तक वो, गाड़ी एक मिनट, है एक क्या मिनट, एक चीज़? मिनट, अच्छा, तो जब तक वो चीज डिफाइन नहीं होगी क्या आप रिजेक्शन पोजीशन पे होगे, या आप एग्नोस्टिक पोजीशन पे होगे? अगर आपको ये मालूम ही नहीं जी, कि गाड़ी बिल्कुल। क्या है तो क्या आप रिजेक्शन पोजीशन पे होगे, एग्नोस्टिक पोजीशन पे होगे? आप रिजेक्शन पोज़ीशन पे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैसे हो कोई मुझे सकते हो, कहता है कैसे हो कि सकते हो? आप एक चीज को जानते फॉर नहीं हो, एग्ज़ाम्पल आपने अगर रिजेक्ट कैसे कर दिया उसको? आप मुझे भी इंटरप्ट ना करें ना। ठीक है, आप कहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कहता है कि मैंने एक मैरिड बैचलर को देख लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मैरिड बैचलर की डेफिनेशन हो, मैं उसको बगैर डेफिनेशन
ही रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो इलॉजिकल, इनहेरेंटली इलॉजिकल आइडिया है, नहीं, मेरिट इलॉजिकल बेचलर हो कैसे ही हो नहीं गया? सकता। एक मिनट, किसी भी आइडिया को लॉजिकल या इलॉजिकल कहने से पहले आइडिया का डिफाइन होना जरूरी है ना मेरे भाई। आप ये तो कह रहे हो, मेरिट मैं गाड़ी की एग्जांपल पे दोबारा एक मिनट मैं गाड़ी की एग्जांपल पे दोबारा आऊंगा। आपने कहा कि गाड़ी की आइडिया को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है गाड़ी क्या चीज है, तो पहले आप उससे पूछोगे ना, रिजेक्ट करने से पहले या एक्सेप्ट करने से पहले आप पूछोगे उसको कि गाड़ी क्या है। उसके मैंने जो पूछा नहीं डेफिनेशन आपसे। आपके जहन में होगी। आपके भाई, आप एक एथीस्ट हो, सही है, आप एक एथीस्ट हो, आप अपने आप को एक मुल्हिद कहते हो, जाहिर है आपके जहन में कोई ना कोई डेफिनेशन थी गॉड की, तो उसी को आपने रिजेक्ट करके आप एथीस्ट हुए ना। तो वही डेफिनेशन आपसे मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कि आपके जहन में डेफिनेशन क्या थी गॉड की, मेरे जिसको मेरे आपने जहन रिजेक्ट में किया और आप वही थी एथीस्ट हुए। जो मुझे बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत मुख्तलिफ डेफिनेशन दिया, और जितने भी दिए हैं उनमें से एक भी मुझे कोई कोहेरेंट नहीं लगा। आप कोई मिसाल दें किसी एक डेफिनेशन की। जैसे कि आपने कहा कि अनकॉज्ड काज होता है, ये मुझे कोहेरेंट डेफिनेशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? या कोई अ, अनकॉज कॉज कैसे नहीं हो सकती? कैन यू एक्सप्लेन? ये आपकी आवाज कट रही है। डेफिनेशन आपने दिया है, तो आपको साबित करना है कि कोई अनकॉज्ड काज, ये डेफिनेशन आपने दी है, तो आपने मुझे समझाना है कि अनकॉज्ड काज मेरे पॉसिबल भाई, है। साबित तो मैं उस वक्त करूंगा ना जब आप मुझे ये बताओगे कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई भी कि नहीं आई। उसके बाद अगला स्टेज है ना उसको साबित करना। आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अगर आप ये कहते हो कि मैंने साबित करना है कि अनकॉज कॉज क्या होता है, ये कोहेरेंट नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि अनकॉज कॉज का होना कोहेरेंट नहीं है, आपने किस आइडिया की बेस पे ये समझा या ये जाना कि ये कोहेरेंट नहीं हो सकता? मैं आपसे वो आइडिया जानना चाह रहा हूँ, उसी पे फिर मैं आपको दलील दूंगा कि क्यों कोहेरेंट है। देखिए, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि अनकॉज्ड काज है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि उस काज की नेचर क्या है, या क्या वो फिजिकल काज है, या वो किस किस्म की काज है। तो आप उसकी अगर डेफिनेशन बता दें तो रिफ्यूट करना इजी हो जाएगा। अच्छा जी देखें, अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। आपने ये कहा कि मैं गॉड की डेफिनेशन को रिफ्यूट करता हूँ। किसी भी चीज को रिफ्यूट करने से पहले उस चीज की क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है ना, कि आपने उस चीज का जी, क्या आइडिया अपने जहन में रखा, तभी आपने उसको रिफ्यूट किया। क्या आपने ये समझा कि वही गॉड आइडिया जो है मैंने वो रखा मैटर है? है। नहीं, आपने ये समझा गॉड मैटर है। ये तो जो क्लेम कर रहा है उसने मुझे ये भाई डिमॉन्स्ट्रेट मैंने तो करना अभी कोई होता है क्लेम कि किया ही नहीं, कि गॉड मैटर है, एंटी मैटर है, मेटाफिजिकल है। मैंने तो कोई क्लेम किया ही नहीं अभी। मैं आपसे आपने पूछ ये रहा तो हूँ, आप क्लेम एथीस्ट कर हो? नहीं, लिया ना कि आप वो। देखो, आप इस वक्त एक रिजेक्शन पोजीशन के ऊपर हो। आप कह रहे हो कि मैं आइडिया ऑफ गॉड या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये कोहेरेंट नहीं लगता। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है क्या? उसको एक्सप्लेन तो करो। आप एक्सप्लेन करोगे तो मैं दलील दूंगा ना उसकी। ये आप अपनी गाड़ी वाली एग्जांपल ले लें, गाड़ी वाली एग्जांपल ले लें। आप मुझे कहते हैं कि पीछे गली में एक गाड़ी खड़ी है, मैं आपसे कहता हूँ कि गाड़ी क्या चीज़ होती है, तो आप उसकी करेक्ट ऐसी करेक्ट करेक्ट डिफिनेशन करेक्ट देते। करेक्ट 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 आपको नहीं पता था कि गाड़ी क्या चीज है, तो आप मुझसे पूछोगे कि गाड़ी क्या चीज होती है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन जी, करूंगा वो मैंने गाड़ी क्या आपसे हो। पूछ लिया। एक मिनट मैंने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं अभी कि अनकॉस कॉस क्या होती है, तो आपने रिजेक्ट कैसे तो कर वही दिया तो फिर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि एक्सप्लेनेशन से पहले आपने रिजेक्शन कैसे की? मतलब आप इस वक्त, पहले तो आप ये बताओ कि आप रिजेक्शन पोजीशन पे आए कैसे, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज है। मैंने तो अभी आपको कोई डेफिनेशन ही नहीं दी, मतलब क्योंकि डेफिनेशन मेरे दी लेकिन ख्याल में एक्सप्लेनेशन नहीं दी कोई भी। क्योंकि मेरे ख्याल में अनकॉज्ड काज ये कोई लॉजिकल कंसेप्ट ही नहीं है। हर काज का काज अच्छा होता है, अच्छा, मतलब। चलें अब आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहली चीज तो ये कि आपने सबसे पहला जो ब्लंडर किया वो ये किया कि आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन किए बगैर, और ये कह रहे हैं कि अनकॉस्ट कॉस्ट कुछ हो नहीं सकता। तो अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि अनकॉस्ट कॉस्ट क्यों नहीं, मतलब अनकॉस्ट कॉस्ट क्यों होना चाहिए। आपको पता है इन्फिनिट रिग्रेस क्या होता है? जी। क्या होता है? मतलब अगर आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन की किसी और, इस तरह इनफिनिट चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो अगर अनकॉस्ट कॉज ना हो तो इन्फिनिट रिग्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल मैं में कहूँ, इनफिनिट रिग्रेस। मैं अगर ये कहूँ कि जो कॉजेस हैं ये इन्फिनिट है, कोई एक ऐसा जी, पॉइंट नहीं रीच हो पा रहा कि जो कि अनकॉज्ड हो, तो ये कितनी जी, कॉजेस हुई? इन्फिनिट हुई कि नहीं हुई? जी, एक लकीर है जो कि इन्फिनिट है। ठीक है, एक लकीर है जो कि इन्फिनिट है। तो इसी लकीर को, जो कि इन्फिनिटी को, मतलब जो कि इन्फिनाइट है, इसको हम कह रहे हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो जो अनकॉज कॉज का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है वो है इन्फिनिट रिग्रेस। तो आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानते हो? जी।
अच्छा, आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानते हो। अब आपको पता है कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है ये इवन के बेसिक कॉमन सेंस जो होती है ना, इसके भी अगेंस्ट है। कैसे, मैं लेट बताऊं मी आपको? एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन यस, डू एक्सप्लेन। इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में मेरा ये ख्याल है कि बर्ट्रांड रसल ने अपनी किताब में लिखा था कि इन्फिनिट रिग्रेस का जो आइडिया है ये इलॉजिकल नहीं है, मतलब आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते एक्सप्लेनेशन से कि ये नहीं हो सकता। इसके बारे में मेरी पोजीशन जो है वो एग्नोस्टिक है, मैं नहीं जानता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तो आप एथीस्ट से लेकिन थोड़ी देर आप पहले, अब एथीस्ट से आप सडनली एग्नोस्टिक कैसे हो गए? मैं इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा मेरे हूँ, भाई, इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में। खुदा का कॉन्सेप्ट ही अनकॉस कॉस के ऊपर टिका हुआ है, और आप कह रहे हो कि मैं जो मैं हूँ इस अनकॉज्ड मामले को कॉज की लेके एग्नोस्टिक हूँ। कंसेप्ट बात नहीं कर रहा, मैं इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप क्यों तो मतलब दूसरी तरफ अगर ले? मतलब आप ये श्योर नहीं हो, उसका मतलब आप एग्नोस्टिक हो, आप श्योर नहीं हो इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो फिर आपने अनकॉस कॉस को चैलेंज कैसे कर दिया कि ये नहीं हो सकता? अगर तो इन्फिनिट रिग्रेस के अनकॉज्ड बारे में आप कॉज तो एग्नोस्टिक हो, मेरे तो ख्याल अनकॉस कॉस को में लेके आप डेफिनेटिव कैसे हो सकते हो? आप बेसिक ब्लंडर कर रहे हो। आपको मैं अनकॉज्ड। दिखाऊं फैलेसी? नहीं, एक मिनट रुको, आपको मैं फैलेसी दिखाऊं कहां पर है? जी फैलेसी ये है कि आप अनकॉस कॉस को लेकर डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप एम्बिगियस हो, उसको रिजेक्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हो कि मैं इन्फिनिट रिग्रेस को लेकर एग्नोस्टिक हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब फैलेसी यहाँ पे ये है कि आपका जो कोर आर्ग्यूमेंट जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है, मतलब रिजेक्शन ऑफ गॉड का जो कोर आर्ग्यूमेंट आपका जिस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है, आप उस चीज को लेकर एग्नोस्टिक हो, तो फिर आप एथिस्ट कैसे हो? आप तो एग्नोस्टिक हुए। जी, अब मुझे मौका सांस दे। ले लें, पानी पी अच्छा, लें, कोई मसला नहीं। नहीं मैं ये कह रहा था कि अनकॉज्ड सर, कॉज और आपका पूरा आर्ग्यूमेंट ही कोलैप्स कर गया यहाँ पे, आपको पता है? आप मुझे बोलने देंगे? आप बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अनकॉज्ड कॉज और इन्फिनिट रिग्रेस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अनकास्ट कास्ट के कॉन्सेप्ट को मैं लॉजिकल नहीं समझता। इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में मैं एग्नोस्टिक हूँ कि ये पॉसिबल है और नहीं भी हो सकता। अच्छा जी, यानी कि अगर इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होता तो इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने वाली क्या चीज है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने ये कहा कि वो नहीं हो सकता। आपने बोला एग्नोस्टिक हूं मैं इन्फिनिट रिग्रेस को लेके। जी, अगर तो इन केस मैंने वो ये तो नहीं नहीं होता कहा कि वो इन्फिनिट नहीं हो रिग्रेस, सकता। एक मिनट अगर, अरे मेरे भाई, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन होना किसी चीज को लेके। जी अनसर्टेन मतलब आप जो हो वो इन्फिनिट रिग्रेस को लेके अनसर्टेन हो, ठीक है? आप ये कह रहे हो भी जी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा ही है। जी जी तो अगर वो नहीं हो सकता, यानी इन्फिनिट रिग्रेस अगर करेक्ट नहीं है, तो इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने वाली क्या चीज है? वो क्या पॉइंट है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे उस चीज को कि जो इन्फिनिट रिग्रेस को रोकती है? अनकॉस कॉस कहेंगे उसको। ये आप एक तरफ जा रहे यानी हैं, कि एक अगर ऐसी, दूसरी तरफ आप एक मिनट, मैं आपको एक बात कहूं कि एक लाइन है वो सीधी जा रही है, इन्फिनिट रिग्रेस उस लाइन में हो रहा है। आपने कहा कि आपकी जो पोजीशन है वो इन्फिनिट रिग्रेस को लेकर एग्नोस्टिक पोजीशन है, यानी कि वो जो लाइन है वो सीधी चलती जा रही है। ऐसा हो भी सकता है कि वो इन्फिनिट हो, ऐसा नहीं भी हो सकता कि वो मतलब जो है वो इन्फिनिट ना हो। तो अगर वो इन्फिनिट नहीं है, यानी कि उस लाइन का कोई एंड है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या उस स्टार्टिंग पॉइंट को अनकॉस कॉस नहीं कहेंगे? तो जरूरी मतलब नहीं है। आपकी जो, नहीं जरूरी, कैसे नहीं जरूरी है? डेफिनेटली जरूरी है। इन्फिनिट रिग्रेस का काउंटर ही अनकॉस कॉस है मेरे भाई, मेरे ख्याल में आपको बेसिक से नहीं पता चीजों की। जी, मुझे लगता है आपको ये लगता है, लेकिन आपने एक तो ये तो बता दिया कि इन्फिनिट रिग्रेस को अगर स्टॉप करेंगे तो अनकास्ट काज होगा, लेकिन आपने ये साबित करना है कि वो कहीं स्टॉप होता है। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि आपकी इन्फिनिट रिग्रेस को लेकर जो पोजीशन है वो एग्नोस्टिक है, ठीक है? मतलब ये जी पॉसिबल है कि अनकॉस कॉज उसको स्टॉप करे, पॉसिबल है ये? आप ये मानते हो ये पॉसिबल है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। आप अपने आप को ये रिफ्यूट कर रहे हो, सेल्फ रिफ्यूजन कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे खुद की, मतलब अपने आप में एक फैलेसी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। आप ये एक तरफ तो ये दावा मैं कर रहे हो कि एग्नोस्टिक इन्फिनिट हूँ तो मैं रिग्रेस का ना कैसे होना भी मान पॉसिबल है। सकता हूँ कि अनकास्ट काज आप होगा? असल में देखें, आप यहाँ पे फंस चुके हो। आप एक तरफ दावा कर रहे हो कि मैं ये इस चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्फिनिट रिग्रेस ना हो, लेकिन मैं इस चीज की पॉसिबिलिटी को नहीं मान रहा कि अनकॉस कॉस जो है वो हो। तो मतलब ये आप अपने आप को ही रिफ्यूट कर रहे हो। आप दोबारा से थोड़ा ठंडी सांस लो, 5 मिनट रुको, दोबारा से सोचो अपने आर्गुमेंट के बारे में। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। अच्छा, आप मेरी बात सुने। मैंने आपको कहा कि मैं इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में एग्नोस्टिक हूँ। इसका मतलब है कि मुझे ये पता नहीं कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ओके, तो आपने एक एस्पेक्ट जो है इसका वो तो ले लिया कि अगर इन्फिनिट रिग्रेस को रोकना है तो कोई कॉज होगी फर्स्ट ज़रूर। आप दूसरे एस्पेक्ट को नहीं ले रहे कि अगर ये पॉसिबल हो कि मतलब इन्फिनिट रिग्रेस
होती है, तो उसके लिए आपकी क्या सोल्यूशन है? ये सवाल था आपका मेरे भाई मेरे भाई, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी बनती जी। नहीं है। अगर आपको इन्फिनिट रिग्रेस को रोकना है, इसके अलावा इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि अनकॉस कॉज हो। अगर आपने ये कहते कि आप रोकना इस ही क्यों चीज है? को लेकर हैं, ओ मेरे भाई, अभी आपने कहा ना कि इस चीज की पॉसिबिलिटी मौजूद है। इन्फिनिट रिग्रेस को रोकना ही क्यों है? आपने ये कहा कि मैं इन्फिनिट रिग्रेस के कॉन्सेप्ट को लेकर एग्नोस्टिक हूँ। ठीक है, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? मे बी पॉसिबल कि इन्फिनिट रिग्रेस हो, मे बी पॉसिबल कि इन्फिनिट रिग्रेस ना हो। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी इन्फिनिट रिग्रेस के ना होने की। तो इन्फिनिट रिग्रेस के ना होने की वाहिद पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, वाहिद जो इसकी जो कह लें कि एक रीजन हो सकती है, वो हो सकती है अनकॉस कॉज। अनकॉस कॉज को आप मान नहीं रहे, आप कहते हैं कि मैं अनकॉस कॉज को नहीं मानता। एक तरफ आप जो दावा कर रहे हैं वो एग्नोस्टिक जो है वो उसका जो है स्टांस है वो एग्नोस्टिक है। दूसरी तरफ आप खुद ही मतलब एक सेल्फ फैलेसी क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस चीज को मानते ही नहीं। मतलब खुद दावा कर रहे हो, उसी दावे को आप नहीं मान रहे। मैं इस प्रेजेंटेशन में कैसे आगे बढ़ूं? आप तो स्टेज 1 के ऊपर ही फेल हो रहे हैं यहाँ पे। मैं ये मेरा 28 क्या दावा 28 है? स्लाइड मेरे भाई, 28 स्लाइड्स की इस वक्त ये प्रेजेंटेशन मैंने देनी थी, लेकिन आप तो स्टेज 1 पे आगे कोलैप्स कर गए हो। आप एक तरफ दावा कर रहे हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्फिनिट रिग्रेस ना हो, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं अच्छा, कि इन्फिनिट मेरे रिग्रेस को क्वेश्चन का रोकने की सिंपल लॉजिकल, आंसर एक मिनट दें। मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हो सकती है अनकॉस कॉज। आप वो कह रहे हो कि नहीं जी ये पॉसिबिलिटी नहीं, तो आप मुझे बता दो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है फिर अनकॉस कॉज के अलावा इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने की। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उसके सिंपल जवाब नहीं, दे दें। एक मिनट पहले आप इस पॉइंट को क्लियर करो, उसके बाद आप आगे बढ़ना। उसी पॉइंट की पर ठीक ही है, सवाल कर रहा हूँ। ठीक है मेरा क्लेम क्या है? सर, आपका क्लेम ये है कि जो इन्फिनिट रिग्रेस है, आप ही का स्टेटमेंट में दोबारा दोहरा रहा हूं कि आपका इस वक्त क्लेम ये है कि इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में आपके जो व्यूज हैं वो एग्नोस्टिक व्यूज हैं। एग्नोस्टिक व्यूज का मतलब ये होता है कि यू आर अनसर्टेन, यू डोंट नो वेदर इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट और नॉट, यू डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो जब आपको जो अनकॉस कॉज का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ही इन्फिनिट रिग्रेस के साथ रिलेट कर रहा है, तो जब आपके कोर आर्ग्यूमेंट के अंदर ही एक फैलेसी आ गई, आपकी कोर आर्ग्यूमेंट के अंदर ही एक एग्नोस्टिक अप्रोच आपकी आ गई, तो फिर आप एथिस्ट तो रहे ही नहीं, आप तो बनी एग्नोस्टिक गए हो यहाँ पे। ये आर्ग्यूमेंट है कोर। अब आप बता देखिए, दो मैं आपसे सिंपल अनकॉस सवाल कॉज के करता हूँ अलावा तो क्या उसका वजह हो सिंपल सकती है। ही जवाब दें। मैं आपसे सिंपल सवाल करूँ तो उसका सिंपल ही जवाब दें। मेरा क्लेम क्या है? मैंने भी तो बताया, आपने सुना नहीं। आपने एक पैराग्राफ बना दिया, मुझे एक सेंटेंस में बताइए मेरा क्लेम। आपका क्लेम क्लेम एक ये है, सेंटेंस में होता आप है। अच्छा ठीक है, ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि आपका क्लेम ये है कि इनफिनिट रिग्रेस जो है इसके बारे में आपकी जो व्यूज है वो एग्नोस्टिक व्यूज है, यू जी। डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। ओके, स्टॉप हियर। आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 या 1? यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इन दो पॉसिबिलिटीज की बेस के ऊपर आप ये डेफिनेटिव क्लेम कैसे कर सकते हो कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता या अनकॉस कॉज नहीं हो सकती। मतलब आप जो इमारत नहीं बना नहीं, रहे हो वो आप आगे मत बढ़े, आप जो आगे इमारत मत बना रहे बढ़े। हो, आप जो इमारत बना रहे हो वो एक एम्बिगियस स्टेटमेंट के ऊपर बना रहे हो, वो एक अनसर्टेन स्टेटमेंट के ऊपर आगे इमारत बना रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि उस इमारत के एंड आप एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो कि मुझे जो है वो कोहेरेंसी नजर नहीं आती, मैं इसको डिनाई करता हूं कि अनकॉस कॉज नहीं हो को, सकती। दूसरी तरफ आप ये कह रहे कोई हो कि हो बात नहीं। सकती है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि एग्नोस्टिक आप आपकी अप्रोच है। फसीउल्लाह आप साहब, ये तो पैराग्राफ मतलब स्टार्टिंग में जमील साहब, फैलेसी कर रहे हैं। तलहा भाई देखिए, आ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं 15-16 साल से फ़लसफ़े का टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, तो ये जो तलहा भाई कह रहे हैं ना कि इन्फिनिट रिग्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो खैर मेरा सवाल नहीं बनता कि मैं इनसे सवाल करूं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब फ़िलासफ़ी में आप इन्फिनिट रिग्रेस को यानी इम्पॉसिबल बताते हैं ना, तो इन्फिनिट रिग्रेस इज़ इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस, यानी इसका वजूद नहीं हो वाई सकता। ठीक है। वाई दूसरी वाई का दूसरी वाई जवाब बात मैं भी क्यों? दे देता हूँ, दूसरी बात वाई का सुने जवाब मैं दूसरी भी दे बात देता हूँ। हाँ, दूसरी बात सुने ना, दूसरी बात सुने। कियासी तौर पे, कंजेक्चरी तौर पे इसको यदि हम कह सकते हैं कि हो सकता है। अब देखिए, ये बात चल रही है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, वजूद में। तो अब इनको चाहिए कि इन्फिनिट रिग्रेस अगर हो सकता है, मुमकिन है, यानी पॉसिबल है, तो ये एग्जिस्टेंस में बता दें, साबित कर दें। ठीक है। कियासी तौर पर तो सब मानते हैं, मुस्लिम फलासफा भी मानते हैं कियासी तौर पर। बात चल रही है किस पे, यानी वजूद में, रणवीर एग्जिस्टेंस भाई, में। आप तो मेरे सवाल का इन्फिनिट जवाब नहीं तला रिग्रेस दे भाई, अगर रहे। आप तला देखें, भाई, आप एक एग्नोस्टिक पोजीशन पर आप तब होंगे जब आप इनके दोनों पहलुओं को,
यानी पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दोनों को एक साथ एक जैसा साबित करेंगे। तो क्या आपके पास इस पे दलील है कि इन्फिनिट रिग्रेस मुमकिन है और नामुमकिन है वजूद में, एग्जिस्ट में? आप दो अच्छा चीजों को तलहा अलग साहब, अलग करके आपसे ये हाँ चीजें मिक्स हो गई है। कियासी तौर पर मुमकिन है लेकिन वजूदी तौर पर नामुमकिन है। तो आपने एक अच्छा अकली चीज को और ख्याली चीज को और एग्जिस्टेंस को मिक्स कर दिया और कहा कि मैं एग्नोस्टिक पोजीशन पर हूँ। तो आप अपनी पोजीशन मैं सीधी। मैं बताऊं बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं एग्नोस्टिक और उसके ऊपर अपनी जो एथिस्टिक पोजीशन है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो तला साहब, ये जो वर्ड्स के गेम होते हैं ना, ये मेरे सामने नहीं चलेंगे। आप जो बात कर रहे हो बड़ा सोच समझ के किया रमील करें, हम साहब, छोटी छोटी चीज भी पकड़ लेते हैं। why is infinite regress impossible? Answer me. पहले पहले आप मुझे, मैं अभी दे दूंगा आपको इसका आंसर, लेकिन पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। इस वक्त आपके अपने आर्गुमेंट के तहत आप एग्नोस्टिक हैं, यू नो दैट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कह दिया कि इन्फिनिट रिग्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो अनकॉज कॉज है वो टिकी हुई है इन्फिनिट रिग्रेस के ऊपर। तो अगर आप ये कहोगे कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपकी जो डिफॉल्ट पोजीशन है वो अब एथिस्टिक नहीं रही, आप एग्नोस्टिक बन चुके हो। आप मानो अपने आप को कि आप एग्नोस्टिक हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एथियज्म डील करते हैं बिलीफ के साथ, एग्नोस्टिसिज्म बिलीव करते हैं नॉलेज के साथ। मैं नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा। व्हाट? तो आप मतलब एथीज्म, मैं अगर एक मिनट, स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन दी, इसलिए मैंने सर आपसे डेफिनेशन ली थी। मुझे पता है कि एंड में यही होता है, सारे जो एथीस्ट आते हैं यहाँ पे फिर वो एग्नोस्टिक बन के एस्केप रूट अपना लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी कि एथीज्म बेसिकली इस चीज के ऊपर बेस्ड करता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। गॉड की जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है, इस चीज के ऊपर एथीज्म बेस्ड कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि गलत। जो एग्नोस्टिसिज्म है वो नॉलेज के साथ रिलेट करता है और जो एथीज्म है वो बिलीफ के साथ रिलेट करता है। हम यहाँ नॉलेज को डिस्कस करने बैठे हैं, बिलीफ को डिस्कस करने बैठे हैं? क्या कोई एग्नोस्टिक और एथियस्ट एक साथ हो सकता है? एग्नोस्टिक की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बताओ एग्नोस्टिक की। जो नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ कि मेरे पास इल्म नहीं है इस बात का। और एथीस्ट की क्या डेफिनेशन है, एक दफा रिवाइज करो आप। जो कहता हूँ कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। आपकी आपने स्टार्टिंग में क्या जो है वो एक्सप्रेशन दिया कि इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में मैं एग्नोस्टिक ओपिनियन रखता हूँ, मुझे नहीं पता ये होता है कि नहीं होता है। ये सच है कि झूठ है? आपने मैं बोला था आपसे कि नहीं बोला सिंपल था? सवाल कर लेता हूँ, आप कहीं और चले जाते हैं। तो सर मैं आप ही के उसी के ऊपर तो बोल रहा हूँ, आपकी डेफिनेशन के ऊपर ही तो बोल रहा हूँ। अगर एग्नोस्टिक की क्या डेफिनेशन कोई ये है कि एक ऐसा बंदा, एक एग्नोस्टिक अगर वो है कि जो कि नॉलेज क्लेम नहीं करता, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा, किस चीज को लेकर? इन्फिनिट रिग्रेस को लेकर, मतलब मैं अनसर्टेन हूँ इस चीज को लेकर के इन्फिनिट रिग्रेस होता है कि नहीं होता, फिर डिबेट किस चीज पे होगी अगर आपको सर्टेन ही नहीं हो किसी नॉलेज के ऊपर? डिबेट इस चीज़ पर होगी क्योंकि आप नॉलेज क्लेम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकती? व्हाई इज इट इम्पॉसिबल दैट इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट? मैं इसका एक शॉर्ट लाइन में आंसर दूंगा क्योंकि आपकी फैलेसी हम ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं स्टार्टिंग में। अब मैं इसका शॉर्ट आंसर आपको अच्छा, दूंगा, इसलिए नहीं हो सकती इन्फिनिट रिग्रेस, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस, देखिए, इन्फिनिट रिग्रेस मींस सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट वो पीछे से कोलिंग करता हुआ आ रहा हो। अगर आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानोगे तो आप कभी भी प्रेजेंट को टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका पास्ट इन्फिनिट है, अगर आपका पास्ट इन्फिनिट है, यानी कि एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, अगर आप पॉइंट ए से ट्रेवल करके या पॉइंट ए को पास ऑन करके पॉइंट बी पे पहुंचते हो और बीच में अगर आपका डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट है, तो आप कभी भी पॉइंट बी तक पहुंचोगे नहीं। आप प्रेजेंट में इस वक्त रह रहे हो, आप प्रेजेंट में इस वक्त जी रहे हो, प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये इस चीज का प्रूफ है कि पास में इन्फिनिट रिग्रेस हो ही नहीं सकता, ये एक फैलेसी है। ये हो गया फिलोसफिकल आंसर। मैं आगे मैथमेटिकली भी इस चीज को प्रूफ कर दूंगा। एंट्रोपी पता है क्या होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान कितने डिजिट्स होती हैं? ओ मेरे भाई, इस वक्त मैं जो चीजें आप बता रहे हो ना इस वक्त, एक जो मिनट रमील इन्फिनिट भाई, रिग्रेस है ना, एक मिनट, जो इन्फिनिट रिग्रेस है ना, ये रियाजी में मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रियलिटी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। आपको पता है इन्फिनिटी जो होती है ना, इन्फिनिटी पास्ट में वो एग्जिस्ट अगर करती तो आपका प्रेजेंट कभी रीच ही नहीं होता। व्हाई नॉट? आपको पता है आप कहाँ पे, आपको तो मैंने भी तो आपको एक्सप्लेन किया कि आपका पॉइंट बी कभी आप रीच ही नहीं हो आर्गुमेंट पाता। जानते हैं? यार कॉमन आर्गुमेंट क्या सेंस यूज होता करो, है? एक मिनट, आप कॉमन सेंस यहाँ पे टच करो। कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर एक पॉइंट से आप चलना शुरू हुए हो और उस पॉइंट, मतलब आपको जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट है, तो आप पॉइंट बी तक कभी पहुंचोगे नहीं। आप मैं सपोज कर रहा हूं कि आप इस वक्त पॉइंट बी पे हो और आप ये क्लेम करो पास्ट में जो है वो इन्फिनिटी है, तो आप पॉइंट बी पे पहुंचे कैसे? क्या आप जानते हैं कि वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है?
ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आप क्या मतलब मुझे ट्यूशन पढ़ा रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो कि वैलिड आर्गुमेंट की क्या डेफिनेशन है इसकी क्या? अगर मैंने आप आपसे कहते सिंपल सा कि सवाल हाँ पूछा मुझे कि पता है, पास्ट तो मैं आपसे कहता कि एक वैलिड आर्गुमेंट दे दें कि इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है। यही मैंने आर्गुमेंट आपको दिया है। अगर इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल होती तो प्रेमिस प्रेजेंट नंबर कभी कुछ 1 ही नहीं होता। बताएं, प्रेमिस नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, बताएं। प्रीमिस नंबर 1 लिखें, अगर इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, आई एम नॉट इफ टॉकिंग अबाउट, इफ लिखें आप, इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट इन रियलिटी, exist in reality, then we would never have reached our present. एक मिनट सॉरी, in reality then we would never have reached Yes. reached what? REACHED. Reached what? Present. प्रेजेंट, ओके। ये प्रेमिस नंबर 1 हो गया। बताएं दूसरा प्रेमिस। ठीक है, प्रीमिस नंबर 2 लिखें, थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड द हीट डेथ प्रॉब्लम। व्हाट? थर्मोडायनामिक्स यार आप क्या यहाँ पे And पूरे heat- नोट्स बना रहे हो? एक मिनट, वेट अ heat मिनट, death. आप क्या मतलब चाह रहे हो? आप पूरे नोट्स यहाँ पे बनाओगे भी? एक वैलिड आर्गुमेंट दे दे भाई, आपने एक प्रेमिस बता पहले दिया, आ जाए ना, दूसरा आगे प्रेमिस मैं बता दिया, आपको एक से ज्यादा तीसरा आर्गुमेंट देता हूँ। प्रेमिस बताएं, कंक्लूजन बताएं। थर्मोडायनेमिक्स पे आओ आप, एंट्रोपी एंड द हीट डेथ प्रॉब्लम। डेथ अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये बेसिकली सेकंड, ये है, अच्छा इसमें ये एक मिनट मैं इसको सेकंड एक्सप्लेन तो कर प्रेमिस है दूं, आपका, ये नबील आपका भाई, सेकंड प्रेमिस अब्दुल्ला है भाई, ना? थोड़ी देर बात ये है ना कि वो कहते हैं ना कि घोड़े जो है ना पहले तैयार किए जाते हैं, मैदान में नहीं। अब रमील भाई से आपने पूछा कि भाई इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता एग्जिस्ट में, ठीक है, वजूद नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं अब कहा। आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा, यानी आपने कहा कैसे नहीं हो सकता, तो उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रीमिस बता दिए। अब आप, अगर आपको वो नहीं पता कंक्लूजन कि, भी बताने दें। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, ठीक है, तो आप अरस्तु को पढ़े। आपने सिर्फ एक फलसफी के कहने से कहा कि वो फला कहते हैं कि भाई एक इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है, ठीक है, और रमील भाई ने कहा कि नहीं हो सकता एग्जिस्ट। उस पे आपने दलील मांगी, उन्होंने दलील पेश कर दी, वो प्रीमिस आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो इसको आप बाद में देंगे। आप सीधा दो सीधा कह रहे प्रेमिस कि भाई मैंने लिख समझ लिए में नहीं हैं, आया, दो ठीक है, प्रेमिस आप मैंने लिख समझा लिए ले हैं। या सर आगे अभी बढ़े। तो मैंने दूसरी स्टार्ट बात किया ये है, देखिए, तला भाई अगर अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट कर कितने सकता प्रेमिस है, है ठीक आपके है, आर्गुमेंट तो में? उसकी आप दलील दे देना। उन्होंने अपनी बात आपके पे प्रेमिस दलील पे पेश कितने, की। आपके आर्गुमेंट में कितने प्रेमिस हैं? मैं 4 से 5 आपको प्रीमिसेस दूंगा, यार आप लिखो। दो मैंने लिख लिए, आगे बताएं, तीसरा फसी लिखिए। साहब, लेट मी ट्रैप हिम, आप लिखें। चलिए जी, ठीक है, आप ठीक है, मौका देते हैं, तीसरा तो इसमें आ मेरे रहा बताएं। ख्याल था। में मौका नहीं देना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लिखा आपने थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड एंट्रोपी वाला पॉइंट, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट डेथ प्रॉब्लम, ये मैंने हीट सेकंड डेथ प्रेमिस लिख प्रॉब्लम। लिया। यस, दिस इज द सेकंड जो है वो प्रीमिस है। जी। सेकंड आते हैं बॉर्ड गोथ विलिंकन थ्योरम, 2003 में बेसिकली ये थ्योरम दिया था, अ थर्ड यूनिवर्स विद एन एवरेज एक्सपेंशन रेट ग्रेटर देन 0 मस्ट हैव अ फाइनाइट पास्ट। इस यूनिवर्स की बात हो रही है, साइक्लिक यूनिवर्स का एक अलग सिंपली टॉपिक है। प्रेमिस बताएं, सिंपली प्रेमिस। Any universe with an average expansion rate greater than 0 must have a finite past. एनी यूनिवर्स With an average expansion rate with an average expansion rate is greater than 0, is greater than 0 must have a 0 finite past. must have a finite past। ये आपका थर्ड प्रेमिस हो गया। ठीक है जी। जी, अच्छा आगे जी, जाएं। तो हाँ, ये आपका प्रीमिस हो गया। ये 3 प्रीमिसेस अभी फिलहाल रखिए, इसको मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन बताएं। कंक्लूजन ही आपको बताऊंगा मैं, कोई लंबा मतलब ये मैथ्स की क्लास तो नहीं हो रही कि मैं बताऊं। अच्छा जी, नहीं, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली नहीं होता। प्रेमिस में एक समझ मिनट, गया, इनसे कंक्लूजन बताएं, क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली स्टेट्स दैट डिसऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज्ड इन एनी क्लोज सिस्टम। जब भी कोई क्लोज सिस्टम होगा, यूनिवर्स इज अ क्लोज सिस्टम, इसका जो डिसऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है। जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो जब हम इनफिनिट पास्ट क्लेम करते हो ना, जब आप इनफिनिट पास्ट क्लेम करते हो, तो बेसिकली एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी चीज अगर पॉइंट ए से स्टार्ट हो, रियलिटी की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉइंट अगर पॉइंट ए, कोई भी टाइमलाइन अगर पॉइंट ए से स्टार्ट हो, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो सिस्टम हीट डेथ का शिकार हो जाता है। हीट डेथ होने की वजह, क्योंकि एंट्रोपी जो बेसिकली होती है वो काफी हद तक बढ़ चुकी होती है, उसमें डिसऑर्डर काफी हद तक बढ़ चुका होता है।
तो जब इतना ज्यादा हीट जो एंट्रोपी जब वो इंक्रीज हो जाती है, तो हीट डेथ की वजह से दोबारा ये चीज बार बार पॉसिबल नहीं होती कि एक यूनिवर्स का एंड हो, उसके बाद दूसरी यूनिवर्स का जन्म हो, एक यूनिवर्स का एंड हो तो एक टाइम, तो ये जो पूरा लूप होता है, जो साइकिल होता है, ये एक फाइनाइट साइकिल ही हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दिस, थर्मोडायनेमिक्स का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या आपको लिखवाया था? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये आप मुझे किस चीज़ का आर्गुमेंट लिखवा रहे थे? सर आपको थर्मोडायनेमिक्स का पता है? नहीं, मेरा सिंपल सवाल है, मैं किस चीज़ का यार आर्गुमेंट लिख रहा था? आपको जब ये बेसिकली इस चीज का आर्गुमेंट है कि जो इन्फिनिट रिग्रेस होती है वो एक फैलेसी है, ठीक है। ओके, इसका ये आर्गुमेंट है कंक्लूजन क्या थर्मोडायनेमिक्स। बताया आपने? कंक्लूजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंक्लूजन तो ये ना, इन्फिनिट रिग्रेस इज अ फैलेसी। अब इसमें जो मैं प्रीमिसेस आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैं आपको कंक्लूजन ही बता रहा हूँ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज होती है और उसका इन्फिनिट पास नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है जब वो एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम होती है और उस सिस्टम की हीट डेथ हो जाती है। हीट डेथ होने के बाद दोबारा से बर्थ होना इम्पॉसिबल है। आप फिलॉसफी के पीछे से भी कभी गुजरे हैं? सर मैं आपसे उससे भी ऊंची चीज की बात कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स की, सॉरी साइंस की। नहीं, मैं आपसे आर्गुमेंट मांग रहा था, आप कहाँ चले गए? तो मेरे भाई मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको प्रूफ और आर्गुमेंट ही दिया ना, साइंटिफिक आर्गुमेंट आपके सामने रखा है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पता है आपको? मैं आपको पढ़ देता हूँ यार, आपने क्या मुझसे लिखवाया है, फिर मुझे बताएं कि क्या किसी को लग सकता है कि आप कभी फिलॉसफी के पीछे भी गुजरे हैं? मैंने ये बोला कि मैं फिलोसफिकल क्लेम्स कर रहा हूँ, आपने मुझसे तो आर्ग्यूमेंट और वैलिड प्रूफ मांगा, मैंने दे आर्गुमेंट कौन दिया। दे रहा है? मेरे भाई मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ दिया कि इन्फिनिट रिग्रेस इज अ फैलेसी। वैलिड आर्गुमेंट नहीं दिया आपने? वैलिड आर्ग्यूमेंट ये, एक मिनट मुझे आप ये बताओ, जो इस वक्त चीजें आप नोट कर रहे हो, आपने जो अपने पास जी, लिखा है, आपको उसकी समझ में भी आ रही है मैंने क्या बोला है आपको? मैं बाद में समझूंगा, पहले मुझे कंक्लूजन दे दें। यार बाद में आप कब समझोगे? डिबेट अभी हो रही है, आप क्या कल समझ के आओगे मेरे पास? कंक्लूजन ही तो दे रहा हूँ देखें, आपको इतनी देर से। मेरी बात सुने। आप एक मिनट में एक रिपीट कर दूं दोबारा आपको, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं रिपीट कर दूं एक दफा, जी, ठीक है। आपने ये क्लेम किया कि इनफिनिट रिग्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले आपने, पहले क्या हुआ छोड़ दें स्ट्रीम में, वो सबको पता है क्या फैलेसी हुई। आपने ये क्लेम किया कि ये इनफिनिट रिग्रेस इज नॉट अ फैलेसी, इट इज पॉसिबल। मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन रियलिटी अगर इनफिनिट रिग्रेस हैपन होगा तो इनफिनिट पास्ट होने की वजह से, इनफिनिट पास्ट होने की वजह से, मतलब पास्ट में होता है ना इनफिनिट रिग्रेस, तो इनफिनिट पास्ट होने की वजह से प्रेजेंट कभी आएगा ही नहीं। तो जब प्रेजेंट, चूंकि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स के जो पास्ट है वो फाइनाइट है। इस पास्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पास्ट की एक अनकॉज कॉज है, ठीक है, जहां से आपकी ये घड़ी या टाइम स्टार्ट हुआ। ये हो गया कोर आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जो मैंने प्रीमिसेस दिए, इसमें जो मेरा कोर प्रीमिस है वो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। प्रूफ इसका, आर्ग्यूमेंट का सपोर्टिंग प्रूफ थर्मोडायनेमिक्स का कि बेसिकली कौन सा इसका पॉइंट है, वो है एंट्रोपी एंड द हीट डेथ प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम, जब भी कोई क्लोज सिस्टम एक सर्टेन टाइम तक जो है वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें हीट डेथ आ जाती है। वो हीट डेथ आती है एंट्रोपी की वजह से। ये पॉइंट और ये इसका साइंटिफिक प्रूफ है। अब आप जाके गूगल करो, चैट जीपीटी पे पूछो, कहीं भी किसी भी जगह पे लिखो, वो इम्पॉसिबल है। इसके दोनों ये इसमें थर्मोडायनेमिक्स का एक पॉइंट है, एक इसका बेसिकली मैंने एक और थ्योरी आपको यहाँ पे लिखवाई थी, और गालबन वो थी बॉट गोथ विलिंगन थ्योरम 2003 में। ये एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि अगर किसी भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट 0 से ऊपर हो तो उसका एक फाइनाइट पास्ट होता है। इस वक्त हमारी यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट अबव 0 है, इनफैक्ट इट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इफ यू नो। तो इसके अलावा ये मैंने दोनों आपको प्रीमिसेस दे दिए। अब इन दो प्रीमिसेस को अगर आप गलत साबित कर सकते हो तो कर दो यहाँ पे, अदरवाइज फिर हम स्ट्रीम को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरा समझाऊं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इन्फिनिट पास्ट क्या होता है, सब चीजें। कैरी ऑन। जी, अब मैं बोलूं? यस। मैं आपसे सिंपल सवाल करूंगा, उसका जवाब दें। यार आप सवाल कितने करोगे? सवाल तो मैंने अब आपसे पूछा कि आप इसको डिस्प्रूव करो। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ, उसका जवाब दें। नहीं, सवाल मैंने इनफ सुन लिए। अब आप जो है वो मुझे इस चीज का जवाब दो जो मैंने आपके सामने आर्गुमेंट रखकर क्वेश्चन रखा है। एक वैलिड आर्गुमेंट की डिफिनीशन बता दें। वैलिड आर्ग्यूमेंट इस वक्त गया तेल लेने। आपसे जो मैंने जो प्रूफ्स दिए उन प्रूफ्स को आप यही बात दो है ना, यही इनको बात है, रिफ्यूट बड़े करो। फिलासफर बने होते हो ना आप। रद्दिल हाथ ग्रुप में बस पोस्टे करो, पोस्टे। इस वक्त क्या मैं आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन समझाने बैठा हूँ? आप देखिए एक तलय भाई, सेंटेंस में नहीं दे देखिए ये सकते? बहुत संजीदा मुनाजरा है, ठीक है, डिबेट है, और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इस तरह की जुबान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अच्छा, कि रद्दिल मेरी हाथ तैयारी के नहीं है। पोस्टे करो, ये करो, साहब वो को करो, वैलिड ठीक है। आर्गुमेंट की डिफिनीशन नहीं पता, अच्छा जी, मेरी वैलिड तैयारी वैलिड नहीं आर्गुमेंट। हुई।
वैलिड आप यहाँ आर्गुमेंट क्लास में नहीं बैठे हुए, नहीं, ठीक है? आप क्या मतलब मेरा कोई एग्जाम ले रहे हो या कुछ ले रहे हो कि भाई वैलिड आर्गुमेंट की डेफिनेशन नहीं पता? देखो कोई भी वैलिड आर्गुमेंट, एक बात याद रखो, किसी भी वैलिड आर्गुमेंट के प्रीमिसेस, चाहे किसी भी प्रूफ की बेस पे, चाहे वो साइंटिफिक प्रूफ हो या कोई भी एक्सेप्टेबल प्रूफ हो, उसकी बेसिस पे अगर ट्रू हो जाए तो वो आर्गुमेंट वैलिड हो जाता है। आर्गुमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। अब मेरे से मजीद गलत, सवाल पूछने हैं, आप एब्सोल्युटली डायरेक्ट रॉन्ग, यहाँ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जरा गूगल कर ले वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है और अपने डिफिनेशन देख ले आपने क्या कहा। इट डजंट रियली मैटर कि वैलिड आर्गुमेंट की क्या डेफिनेशन है। जो प्रूफ मैंने दिया वो रिफ्यूट करो। वो जो आप प्रूफ मुझे दे रहे हैं वो मुझे एक वैलिड आर्गुमेंट के जरिए दे रहे हैं, तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि आपको पता भी है कि वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए वैलिड तला भाई, आर्गुमेंट अगर ये के अनवैलिड है ना तो आप देखो, अनवैलिड एक वैलिड साबित कर आर्गुमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फॉर्मल वैलिडिटी, सही है, जिसमें जो आपका प्रीमिस होगा, जो आपका प्राइमरी जो आपके प्रीमिसेस है वो ट्रू होंगे तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, चाहे साइंटिफिक हो चाहे लॉजिकल हो। तो अब मैंने आपको एक वैलिड आर्गुमेंट दे दिया, अब आप इसको डिस्प्रूव करो। बाद में ज़रा गूगल करिए और अपनी डिफिनीशन चेक कर लें। अच्छा, आपने मुझे 3 प्रेमिस बताए हैं, उसका कंक्लूजन आपने अभी तक नहीं दिया। सर कंक्लूजन ही तो मैंने दिया, आपको और क्या दिया है? एक सेंटेंस में बताएं। एक सेंटेंस में बताओ, थर्मोडायनामिकली इट इज इम्पॉसिबल दैट इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट। एक लाइन में ये बता आपने दीजिए। कौन से प्रेमिस से डिराइव किया? फर्स्ट। फर्स्ट प्रेमिस क्या था? मुफ्ती साहब आप सुन रहे हैं मुझे? बताएं ना, बताएं बताएं। जी थर्मोडायनेमिक्स रमील है, भाई, एक मिनट। ये बंदा मुझे लिटरली सिर्फ टाइम जाया कर रहा है और कुछ भी नहीं, ये लिख रहा है चीजें। अभी अब तक मुझे इसने किसी भी चीज को डिस्प्रूव नहीं किया, मेरी किसी भी पॉइंट को। आप जी पहले मैं पहले कोहेरेंट कोई अर्ज कर बात तो चुका कर हूँ। लेना, बस एक मिनट तला जंबल भाई, और मैं जंबल आपको बोल रहे ऑलरेडी हैं। प्रूफ दे चुका हूँ, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स से प्रूफ दे चुका हूँ, मैं आपको बॉडी बोथ विलिंगटन थ्योरम दे चुका हूँ, मैं आपको जो है मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी उसकी बता चुका, मतलब मैथमेटिकली इस चीज को डिस्प्रूव कर चुका हूँ, साइंटिफिकली इस चीज को डिस्प्रूव कर चुका हूँ, फिजिक्स से आपको इस चीज को डिस्प्रूव कर चुका हूँ। आप मतलब अपनी खुद ही एक आर्गुमेंट क्रिएट कर दो, फिर खुद ही फैलेसी कर जाते हो। आपने बर्ट्रन रसल के बारे में सुना है? यार आई डोंट गिव अ डैम हु बर्ट्रन रसल इज। इस वक्त मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ आप उसको रिफ्यूट कर दो, सिंपल। ओके। आई डोंट केयर हु ही इज। बर्ट्रन रसल एक मैथमेटिशियन था, उसने ये प्रूफ दिया था कि इन्फिनिट रिग्रेस ये पॉसिबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई भी लॉजिकली ये साबित नहीं कर सकता कि ये पॉसिबल नहीं है। प्रूफ करो, कहाँ है स्लाइड दिखाओ, कहाँ लिखा है, कौन सी इक्वेशन है जो रियलिटी में इस चीज को प्रूफ करना है आपने, मैथमेटिक्स में नहीं, रियलिटी में प्रूफ करके दिखाओ इस चीज को। बर्ट्रन रसल का अपना पेपर है, उस पर आप वो चेक कर लेना। तो उसका मतलब आप तैयारी के साथ नहीं आए, आप देख के नहीं आए कि क्या है, कौन सी इक्वेशन आपने प्रेजेंट करनी है। चलो मैं इसमें इस स्लाइड में आगे बढ़ूं कुछ, या फिर यहीं पर ही स्टक रहना है? जी आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ्स दूं आगे गॉड की एग्जिस्टेंस के, या आगे बढ़े या चाहिए यहीं पर ही आप स्टक रहोगे? नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ से पहले ये बता दें कि अनकॉज्ड कॉज जो है उसकी नेचर क्या है, वो कौन सी कॉज है? अनकॉज कॉज की नेचर क्या है, वो जी कौन सी कॉज है? मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप क्या पूछना ज- चाह रहे हो? अनकॉज कॉज की नेचर क्या है, वो उसकी जैसे फॉर मतलब वो एग्जांपल क्या है, व्हाट डू यू मैं मीन बाय दैट? ओके, मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को पुश करता हूँ तो उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये काज है जिसकी वजह से इफेक्ट ये होता है कि वो अपनी पोजीशन से मूव करता है। ये फोर्स जो है ये एक फिजिकल नेचर का एक काज है। ऐसे बताएं कि वो किस नेचर का काज है? इट इज अ मेटाफिजिकल कॉज। इट इज व्हाट इज मेंट मेटाफिजिकल इन नेचर। व्हाट इज मेंट बाय मेटाफिजिकल काज? मेटाफिजिकल देखें, इस वक्त जो यूनिवर्स है हमारी, अगर हम इसको स्टडी करें तो इसके जो कुछ प्राइम कंपोनेंट्स नजर आएंगे, डार्क एनर्जी, एनर्जी, मैटर, सही है। और बेसिकली सारी चीजें कन्फाइंड हैं स्पेस टाइम के अंदर। जो आपकी अनकॉज कॉज है उसका जरूरी है कि वो नेसेसरी बीइंग हो, जरूरी है कि वो इन कंटिजेंट बीइंग के इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज वो इटसेल्फ एक क्रिएशन कहलाएगी, अदरवाइज वो इटसेल्फ एक कंटिजेंट बीइंग और नेसेसरी बीइंग में फर्क पता है आपको? जी मुझे पता है, लेकिन आप टॉपिक से हट रहे हैं। मुझे उस काज की नेचर बताएं। तो नेचर ही तो बता रहा हूँ भाई, अभी मैंने क्या बताया आपको, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल, इसके अलावा मेटाफिजिकल काज की एक एग्जांपल दे दें इसके अलावा। नहीं तो जैसे उससे मैंने क्या आपको होगा? एग्जांपल दी ना फिजिकल कॉज की, उस तरह मुझे मेटाफिजिकल कॉज की एक एग्जांपल दे दें। फरिश्ते। वाह, शैतान भी होगा।
यार देखो, इमोशनल आर्गुमेंट में मत लेकर आओ। आपका जो कोर नहीं, आर्गुमेंट था पूरी ये तरह से कोलैप्स कर चुका है। एक मिनट में दोबारा रिफ्रेश कर दूं। आपने यहाँ पे स्टार्ट किया इन्फिनिट रिग्रेस से, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। मैथमेटिकली फिजिकली मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि मैं जो इन्फिनिट रिग्रेस है इट कैन नॉट हैपन। फिर आप पूछ रहे हो कि अनकॉज कॉज की नेचर क्या है, मैंने बोला मेटाफिजिकल। अब आप यहाँ पे जो हंसी जो लेकर आ रहे हो, तंज कर रहे हो कि शैतान भी होगा, गॉड भी होगा, ये इमोशनल आर्गुमेंट नहीं चलेंगे यहाँ पे। अगर आप इसमें मेटाफिजिकल इमोशन क्या वर्ल्ड है? को डिसप्रूव कर सकते हो तो करो। पहले नहीं तो मुझे ये आपने तंज बताएं क्यों तो किया? ये मेटाफिजिकल आपने तंज वर्ल्ड नहीं होता किया, क्या ये है? आपने तंज क्यों किया कि फरिश्ते होंगे तो शैतान भी होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ पे हम अ, साइंटिफिक आर्गुमेंट्स करने बैठे हैं, यहाँ पे फिर हम ये टॉन्टिंग तंज खेलने मैंने बैठे हैं। इसलिए किया तंज मैंने इसलिए किया कि आपको पता है कि मैं क्या सवाल पूछ रहा था। मुझे पता आपको पता था कि मैं अगर आप गॉड को मेटाफिजिकल कॉज कह रहे हैं तो आप अपने थियोलॉजी के फ्रेमवर्क से हटकर मुझे कोई एक ऐसी एग्जांपल देना कि जो वेरीफाइबल हो। उसमें आप मुझे उसमें अपने थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही बता रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं वो एक एग्जांपल है। सर मैं आपको थियोलॉजिकल पूरा जो फ्रेमवर्क है वही आगे वेरीफाई करवा देता हूँ मैथमेटिक्स। और बोलो वेरीफाई बाद एग्जाम्पल। में करें, पहले मुझे एग्जांपल दे दें इसके अलावा। देखो पहली चीज तो याद रखो कि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है ना, यू कैन नॉट सी इट फिजिकली। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते। मैं आपको एक मेटाफिजिकल फिनोमेना की एग्जांपल दूं, आपको आपको जी उस चीज से क्लियर हो जाएगा मेटाफिजिकल फिनोमेना। जी कभी सच्चे ख्वाबों के बारे में सुना है कि कोई ऐसा ख्वाब देखो किसी ने जो कि हू बहू उसकी लाइफ में मतलब जो है वो मैनिफेस्ट हुआ हो, हालांकि उसने उसके बारे में नहीं नहीं सोचा भी ना सुना। हो ज्यादा। बहुत सारे लोगों ने सुना। जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो इनकी डिसऑनेस्टी को यहाँ पे जरूर रिफ्यूट करेंगे, क्योंकि जो ट्रू ड्रीम्स है, सच्चे ख्वाब, जो कि एक टाइम एक चीज ख्वाब में देखना और फिर बाद में उस चीज का बिल्कुल हूबहू सच हो जाना, ये कॉमन फिनोमेना है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अब आगे बढ़े। ये फिनोमेना वेरीफाइबल है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? एनडी का नाम सुना है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का? जी सुना है नाम? हाँ जी। क्या होता है वो? जब वो कोई अच्छा, अब मर रहा दूसरी होता है एक आखिर। मिनट, उससे पहले हम एक चीज पे आते हैं। आपने बोला कि क्या आप इसका प्रूफ दे सकते हैं? आपके नजदीक किस तरह के प्रूफ एक्सेप्टेबल और वेरीफाइबल होते हैं? पहले लॉजिकल कोहेरेंट हो, उसके बाद एम्पेरिकल कोई ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से हम उसको टेस्ट कर सकें। अगर मैं किसी फ्रेमवर्क का आपको मैथमेटिकल प्रूफ दे दूं, वो एक्सेप्टेबल होगा आपके नजदीक? जी ठीक है, चलते हैं आगे प्रूफ पे। अब आते हैं स्लाइड्स पे जनाब। प्रोबेबिलिटी पता है क्या होती है? जी पता ही होगा ऑफ कोर्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज के होने का इम्कान। यानी कि अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो उसके जो हेड या टेल आने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है, राइट? आपको पता जी है कि जो हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन है, यूनिवर्स की क्रिएशन से लेकर इंसान तक जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इसमें आपको एक ऑर्डर नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें मैथमेटिकल ग्राउंड के ऊपर, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जिसमें आपकी फंडामेंटल फोर्सेज आती हैं, आपकी मैग्नेटिज्म, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, जो आपकी फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इनकी प्रिसाइज अलाइनमेंट बिग बैंग के टाइम पर होना ताकि यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सके, इसकी जो पॉसिबिलिटी, इट इज 1 पार्ट इन 10 रेज टू द पावर 120, विच इज अ ट्रिलियन 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 ट्रिलियन। इसके अलावा जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी की तो शायद आपको डेफिनेशन भी ना पता हो, जो डिसऑर्डर होता है सिस्टम का बिग बैंग की स्टेज पे, एंट्रोपी में प्रिसीजन होना, जो उसकी इम्कान है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 10,123। तो मैथमेटिकली अगर मैं मैथमेटिक्स पे आऊं, मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आऊं, एंट्रोपी की यूनिट बता दें। सर एंट्रोपी बेसिकली जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। फिजिक्स इसकी में जो यूनिट है? डिसऑर्डर होता है ना, इसकी यूनिट है? एंट्रोपी का यूनिट, वेट अ मिनट। जी अच्छा, आप इतनी अच्छा तैयारी देखें, करके आए एक हैं, मिनट आप एक मिनट एक सर्च मिनट एक करेंगे? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो एंट्रोपी होती है ना, बेसिकली इसका यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन। मैं एक दफा कंफर्मेशन करूँ तो कोई भी साइंटिफिक जो है वो एक्सप्रेशन देने से पहले, ताकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना आगे प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, आगे चले। ओके जी अच्छा जी, तो मैं एक, अच्छा जी, एक मैथमेटिशियन है बोरेल कैंटेला एंड डेम्बेकीस। इनका ये मानना है कि किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -123 से कम हो,
तो टेक्निकली वो चीज़ जो होती है मैथमेटिक्स में उस चीज़ को हम इफेक्टिवली ज़ीरो कहते हैं। मतलब बाय चांस उस चीज़ का हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है। ये मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिशियंस कह रहे हैं। जाके पढ़ लेना गूगल पे, बोरेल क्या है और डेम्बिस्की कौन है। जी, तो इसके अलावा यहाँ पे एक और थ्योरम है, नो फ्री लंच थ्योरम, एनएफएलटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी जो प्रोबेबिलिटी हो 1 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 123, इससे कम हो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो उसके रैंडम हो जाने के, बाय चांस हो जाने के, उसके पीछे किसी इंटेलिजेंट एंटिटी के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हो गया एक और हमारा थ्योरम। जब हम इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करते हैं, एनएफएलटी को, बोरेल कैंटेलाय को और यूपीबी को, तो इसका जो हमारे पास एक कलेक्टिव आउटकम निकलता है वो ये निकलता है कि इंटेलिजेंट डिजाइन इज मैथमेटिकली इनएविटेबल। यानी कि जो यूनिवर्स है इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट एंटिटी मौजूद है जिसने यूनिवर्स क्रिएट की है। एंड इट कैन नॉट बी हैपन बाय चांस, इट कैन नॉट बी हैपन बाय एक्सीडेंट। अच्छा जी, तो ये बेसिकली वो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी चीज के, खासतौर पर यूनिवर्स के की एग्जिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इसको बाय चांस या बाय एक्सीडेंट होने को निगेट करते हैं और ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई एंटिटी मौजूद है, इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर मौजूद है, जो कि बेसिकली जो है वो कंप्लीटली तौर पर रिजेक्ट करता है नेचुरलिज्म के प्रोसेस को। तो ये कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स है जिससे ये बात साबित होती है कि ये यूनिवर्स है, इट इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय चांस, बल्कि इसके पीछे एक इंटेंट है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है। तो ये प्रूफ है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि इस यूनिवर्स के पीछे एक ऐसी एंटिटी के होने का जिसको हम खुदा कहते हैं। आगे चलें जी, कोई सवाल हो तो उसमें पूछें, और अगर इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसको आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उसको डिस्प्रूव कर दें यहाँ पे लाइव। जी मेरा सवाल है, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी सिस्टम की जब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? मैं आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी सिखाने बैठा हूँ कि प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगी किस तरह से हम मालूम करेंगे कितने आउटकम उस सिस्टम के हो सकते हैं, ठीक है। और जी एक ऐसा बिल्कुल, आउटकम यही जिससे एक आप। ऑर्डर क्रिएट हुआ, एक मिनट, एक आई ऐसा लव यू आउटकम जिससे यार। एक सर्टेन ऑर्डर क्रिएट हुआ, एक सर्टेन ऑर्डर क्रिएट सिंपली इस हुआ, तरह जवाब दे। थैंक यू हाँ, वेरी मच। उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, और सर्टेनली उसका वो आउटकम जो एक डेफिनेटिव ऑर्डर है उसके होने के कितने चांसेस है, वहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। थैंक यू, आई गॉट माई आंसर। तो पहले सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उसके आउटकम कितने पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? यस राइट। यस। तो जब आउटकम्स आप देखते हैं तो उसके लिए आप सैंपल लेते हैं, राइट? एक मिनट, आपने क्या बोला कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं और उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं उसके लिए हम सैंपल लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं अब हम फिजिकली डाइस कोई की सैंपल एग्जांपल लेते हैं। नहीं, डाइस की एग्जांपल ले लेते डाइस नहीं, डाइस को आप यूनिवर्सल स्केल से कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्स में आप सैंपल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते किसी भी चीज का। आप एक आइडिया ले सकते हो, आप रफ एस्टिमेट ले सकते हो। आपने ये आउटकम्स का अंदाजा किस तरह लगाया कि इतनी सारी आउटकम्स हैं, उसमें मैथमेटिक्स एक कह रही है मेरे आउटकम? भाई, मैथमेटिक्स कह रही है, बोरेल कैंटेलाय लेमा, मैथमेटिकल डेथ टू चांस, ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये आप मैं अपने समझ घर से रहे नहीं हैं कि लेकर आया, मैं अपने घर से नहीं लाया ये। आप इसको रिफ्यूट करो, मेरा टाइम जाया नहीं करो। नहीं मैंने आपके सामने एक मिनट मैंने आपके सामने मैथमेटिकल इक्वेशन रखी है, अगर आप रिफ्यूट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इस स्ट्रीम को एंड करते हैं क्योंकि मेरा टाइम बड़ा कीमती है। 1.5 घंटे से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक आपने कोई चीज भी रिफ्यूट नहीं की। मैं मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे मैथ का यार आप बेसिक जब हो पता ही है, नहीं कुछ, लेकिन जब आपको आप बेसिक ही नहीं मैथमेटिशियन पता। हो ही नहीं, जब आप मैथमेटिशियन हो ही नहीं तो फिर आप बात क्यों कर रहे हो मैथमेटिक्स पे? आपको बेसिक भी नहीं पता, ये आपको आप अगर मेरे नहीं, क्वेश्चन का क्या जवाब दे मतलब दें है तो बेसिक आपको भी नहीं पता पता? चल जाएगा कि आपको नहीं नहीं, बेसिक एक भी मिनट, नहीं पता। आपके मेरा यहाँ पे इम्तिहान ले रहे हो कि आपसे मैं फला क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देते हो कि नहीं देते कि आपको बेसिक पता? मुफ्ती फसीउल्लाह साहब, ये बंदा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, स्ट्रीम एंड करें प्लीज। नहीं, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ कोई क्लास लगी हुई है, आप पढ़ा रहे हैं और इनके जहन में जो बात आ रही है, तो ये तो डिबेट नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं अखलाकी तौर पर इनको जारी रख रहा हूँ ताकि सुनने वाले देख ले कि क्या हो रहा है। तो भाई बहरहाल देखें मुफ्ती मैं साहब, तो ये जो कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है, आपने मुफ्ती आर्गूमेंट साहब पेश जो की, प्रोबेबिलिटी है, जो इसमें प्रोबेबिलिटी, ये एक जी वसी टॉपिक है मैथमेटिक्स का। अब एक बंदा प्रोबेबिलिटी पढ़ के ही नहीं आ रहा, उसको चीजों को पता ही नहीं, जो कि क्लेम कर रहा है स्ट्रीम में आके कि मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता, तो फिर आगे डिबेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता यहाँ पे। क्या मैं उसको सिखाऊं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या मैं उसको टेक्स्ट बुक आप तो दे डेफिनेशन? सकते हैं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बैठ के डेफिनेशन यहाँ पे सिखाऊं क्यों आपको। नहीं? इस स्ट्रीम पे डेफिनेशन सिखाने का मेरे पास टाइम नहीं है।
आप अगर शॉर्ट शॉर्ट मैथमेटिक्स नहीं आंसर आती तो आप दें, सीख पाओ मैथमेटिक्स। शॉर्ट शॉर्ट आंसर दें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू दी अच्छा लेक्चर्स ऑन आप व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, व्हाट मैथमेटिक्स इज, हु बोरेल ये कैंटेलाई इज। इक्वेशन जो आई एम नॉट पेनरोज इंटरेस्टेड। एंट्रोपी कैलकुलेशन का इक्वेशन जो है ये पढ़ के दिखाएं, ये पढ़ के दिखाएं। क्या पढ़ के दिखाऊं? पेनरोज एंट्रोपी कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें जो बेसिकली पी है, पी सही है, ये प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट नहीं करता जी, है। एक्सप्लेन मत करें, पढ़ें, सिर्फ पढ़ें। तो सर मैं वही बता रहा हूँ, पढ़ते कैसे हैं उसको, वही बता रहा हूँ आपको, ये P है क्या इज बेसिकली इक्वल टू, इक्वेशन। आगे जाएं। P इज इक्वल टू बेसिकली ये जो है, ये एक सिंबल मैथमेटिक्स में यूज होता है। ये इसने अपनी बोरेल कैंटेलाई नाम ने क्या है ही इसका? यूज किया। अब नाम क्या है किसका? इसका ये ऊपर जो सिंबल एन का? लिखा हुआ है, जी। ये बेसिकली पेनरोज एंट्रोपी का जो कांस्टेंट है, इसने यहाँ पे यूज किया इस इक्वेशन के अंदर अपना, बोरेल कैंटेलाई ने। ये एक वेरिएबल है जो कि इसने यहाँ पे यूज सिंबल किया है। इसके आगे जो पी आई है, इसमें जो आई है बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, और ये एन जो है वो नंबर के वो कहाँ तक मतलब ये चीज जाती है, जा सकती है, मतलब इसका एंड पॉइंट क्या है, इसको कहते हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? यार लिखा हुआ है, पढ़ लो ना। द चांस ऑफ अ लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स बाय एक्सीडेंट इज मैथमेटिकली 0। ये इक्वेशन ये कह रहा है, यस। इसमें आप जीरो एक कहाँ काम लिखा करो, हुआ है? आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, ठीक है, या चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पे लिखो कि नहीं, आप तो व्हाट, या फिर एक काम मैथमेटिशियन करो, है ना, आसान मैं तो आसान कुछ आसान नहीं तरीका जानता। एक मिनट ना, आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पे जाओ, और वहां पे लिख दो कि भैया मुझे ये जो इक्वेशन है ना, आसान तरीन लफ्जों में पूरी एक्सप्लेन कर दो क्या है ये। मैं आपको यहाँ मुझे चैट ट्यूशन जीपीटी पढ़ाने पर नहीं जाने बैठा, की मैं जरूरत नहीं एक है। मिनट ना, मैं आपको यहाँ ट्यूशन पढ़ाने नहीं बैठा। अगर आपको एक चीज नहीं आती, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट इट। ओके, अगर जब मैं बर्ट्रैंड रसल का हवाला देता हूँ तो आप कहते हैं कि उसको बाढ़ में जाए वो। आप ले आए बोरेल मैंने तो कैंटेली, आपको वो बोला, मैं मतलब मैंने तो आपको बोला कि आप उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लेकर आओ यहाँ पे, आप तो लाए नहीं हो कुछ भी। मुझे पता नहीं रहता कि मतलब ये क्लास होने वाली है, मुझे लग रहा था कि यहाँ डिस्कशन होने वाली है। सर क्लास तो आप बना रहे हो ना, उस पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लाइक यू आर इन अ मैथमेटिकल क्लास एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इस इक्वेशन को कैसे तो रीड जब करेंगे, आप ये एन क्या है, ये पाई क्या है, ये सिंबल क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, 10⁻⁻123 क्या होता है, ये समीशन p इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब 0 है। इफ यू डोंट अगर नो आप चाहते मैथमेटिक्स, हैं, सिंपली से दैट आई डोंट नो दिस थिंग्स, प्लीज डोंट डिस्कस इट। आप मुझे ये ऑफ कह दो, कोर्स भाई आई मुझे डोंट नो। मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मैं ये चीज जो है वो आपसे नहीं डिस्कस कर सकता, आप सिंपली ये कह दो। आपको आती है ना, आप मुझे समझा दें। मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे एक बंदा जिसकी बेसिक्स ना हो मैथमेटिक्स में क्लियर, जो बंदा ग्रेजुएट ना हो, मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ उस वक्त, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो वेरी एक बंदा गुड, जिसको वेरी मैथमेटिक्स नहीं, गुड। मैं पूरी मैथमेटिक्स उसको समझाऊं। ओके, आप एक इंजीनियर हैं, लेकिन मैं जब बेसिक से चल रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आउटकम किस तरह मालूम करते हैं, तो आपको वो आप सीखने कहने में लगे कि 4 साल नहीं। लगेंगे, आपको वो चीजें सीखने में, वाह। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते, तो आपको इक्वेशन समझने में, आपको मैथमेटिक्स समझने में, आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले समझने में सालों लगेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको एक स्ट्रीम में बैठ के आधे घंटे में पूरी जो है वो मैथमेटिक्स समझा दूं। 2 मिनट में आपका आर्गुमेंट कोलेप्स करने वाला था, इसलिए आप बेसिक पे जाने नहीं देंगे। सर आर्गुमेंट तो आप उस वक्त कोलैप्स करोगे ना जब आपको मैथमेटिक्स आती होगी। तो वही तो मैं आपसे बेसिक से चल रहा था ना। एनीवे फसीउल्लाह साहब, दिस इज ऑल फ्रॉम मी। मैंने जो पॉइंट प्रूव करने तो मैंने कर दिए। अब अगर मजीद कोई चीज़ ये आपसे डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो हूँ थोड़ा सा इस वक्त जो है वो ब्रेक लूँगा। फसीउल्लाह साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इनसे कुछ देर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक जी लेके आता हूँ, आमिर जरा मुझे भाई, पानी मैं वगैरह। हाँ सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने जो आर्गूमेंट्स पेश किए ना, यहाँ पे समझाए भी, तो अखलाकी तौर पर आपने इसकी वजाहत भी की। हालांकि डिबेट में ये चीज़ें क्लास की तरह नहीं पूछी जाती, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, फिर भी तो यानी जिस तरह आपने तैयारी की है, सब देख रहे हैं कि आपने मुस्तकिल तौर पर तैयारी की है, आपके पास और भी स्लाइड्स है, अगले आर्गूमेंट्स भी पेश करने चाहिए। लेकिन ये कि हमारे जो दोस्त है तलहा भाई, वो इन बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो खैर, एक मौका है जब इंसान को पता चल जाता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता, तो फिर वो पता लगा लेते हैं ताकि इल्म में इजाफ़ा हो जाए। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप आर्गूमेंट पेश करेंगे और फिर उसके ख़िलाफ़ ये अपने आर्गूमेंट्स लाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये डिबेट इस तरह के आगे नहीं बढ़ सकती, ये फिर क्लास वाली बात हो जाएगी, लेक्चर वाली बात हो जाएगी।
तो अगर मेरे अल्फाज तला भाई को अच्छे नहीं लगते तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये कि व्यूवर्स देख रहे हैं कि ये डिबेट के बजाय वैसे ही लेक्चर बन चुका। ठीक है, तो तला भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम लाया। आइंदा उम्मीद है कि आपने ये जो आर्गूमेंट्स अपने पास लिख लिया, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले ले, वीडियो भी मौजूद होगी, तो आप इसको समझें और फिर आइंदा इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिला तो आप आएँ और जिस तरीके से, जिस इल्मी अंदाज में मैथमेटिकली और फिलोसफिकली और साइंटिफिक तरीके से आर्गूमेंट्स पेश किए जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, तो इसी तरीके से आप इसको काउंटर करें तो हमें खुशी होगी और बात आगे बढ़ेगी। तलहा के अलावा भी अगर कोई एथियस्ट या एग्नोस्टिक हमारी इन बातों को सुनते हैं और इन आर्गूमेंट्स पर और इसी मौजू पर, टॉपिक पर कोई बात करना चाहे तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, चाहे हमारे इंजीनियर रमील अहमद ख़ान साहब के साथ करे या किसी और के साथ, लेकिन ये कि हमारी आर्गूमेंट्स है और हम इसको ख़ुद भी समझ पाते हैं और लोगों को बिल्कुल खुलकर समझा रहे हैं। अब वो बात ख़त्म हो गई है कि जो मज़हबी लोग हैं, इन खुदा को मानने वाले हैं, थियस्ट है, वो सिर्फ गैब की बात करते हैं और उनके पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं है और बात करने से कतराते हैं, आते नहीं हैं। हम मौजूद है, हमारी 2-3 टीमें मौजूद है। एनी टाइम आप किसी भी साइंटिफिक पैराडाइम में या फिलोसफिकल पैराडाइम में या किसी भी ज़ुबान में आप इंशाल्लाह आएंगे तो हमारे हर तरह के साथी मौजूद होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का, दोनों साथियों का और सुनने वालों का। अगर कोई सुनने वाले सवाल करना चाहे रमील भाई से तो इंशाल्लाह हम आपको 10 से 15 मिनट देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सवाल नहीं है तो फिर हम इस लाइव स्ट्रीम को ख़त्म कर देते हैं। अब तक जितना हुआ तो बहुत है, काफ़ी है, इंशाल्लाह सुनने वालों को फ़ायदा होगा। क्या आप मेरे साथ लिंक शेयर कर सकते हैं इसका? चला भाई, आप जो है वो लिंक ले लीजिएगा। ये स्ट्रीम जो है मुफ्ती साहब की जो पेज है उस पर लाइव गई हुई है, तो आप जो है वो लिंक ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चंस हों, कुछ हों, तो मुझसे आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, फसीउल्लाह साहब से भी पूछ सकते हैं। हम लोग हाजिर हैं अगर आप किसी जगह कन्फ्यूज़ हैं मुख्तलिफ सवालात को लेकर, रिलीजन से रिलेटेड इन चीज़ों को लेकर, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप आएँ, ज़रूर पूछें, डिस्कस करें मुझसे चीज़ों को। और फसीउल्लाह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी आपके जहन में सवाल हो इस्लाम को लेकर, इवन कि ये हमारी डिबेट इस्लाम के ऊपर नहीं थी, रिलीजन्स के ऊपर नहीं थी, अगर आगे आपको इस्लाम के ऊपर भी जो सवालात हों आपके जहन में, तो हमारे साथ एक मुफ्ती लुकमान साहब भी होते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, फसीउल्लाह शाह साहब को भी अप्रोच कर सकते हैं और अपने जो पॉइंट्स हैं या अपने जो भी मामलात हैं वो आप सामने रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर आपके मतलब माइंड में कुछ जो है वो डाउट्स हैं तो मजीद फिर वो आप आगे की स्ट्रीम्स में रख सकते हैं। रिलीजन के ऊपर, खासतौर पर इस्लाम के ऊपर आपके फर्दर कोई डाउट्स हैं या कोई भी चीज़ें, तो आपको इस पर वेलकम कहूँगा इंशाल्लाह। जी, मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम पर आना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगे तो। इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। आपको जब भी आप आना चाहें आ सकते हैं। आप जो है वो टॉपिक डिसाइड कर लीजिएगा पहले, और जो भी आपकी स्लाइड्स हों, जो भी चीज़ें हों, वो आप उस हिसाब से कैरी कर सकते हैं। डिबेट का क्या फॉर्मेट होगा वो भी पहले से डिसाइड कर लेंगे, किस तरह से होनी है, क्या मॉडरेशन किस तरह होनी है, क्या होनी है, उसूल क्या होंगे गुफ्तगू के, वो सारी चीज़ें। तो आप जब भी डिबेट करना चाहें, कोई भी मतलब डिस्कशन भी करना चाहें, ज़रूरी नहीं है देखें कि आप हमेशा आके डिबेट करें। आप मुझसे पर्सनली भी अगर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहें ना इनबॉक्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और डिबेट जब भी करना चाहें डिबेट भी कर सकते हैं। आपको मतलब मेरी तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू कहीं भी वेरी आपकी मच। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, मेरी अगर थैंक आपको यू। कोई बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ अगर आपको मेरी सख्त लगी हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है डिबेट करते हुए थोड़ा सा हार्श टोन इस्तेमाल कर जाता हूँ, तो उसके लिए मैं मेरी तरफ से माजरत है आपको, कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो दिल आज़ारी किसी चीज़ पे हुई हो तो। जी, दोनों भाइयों का और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मैं फिर से अर्ज़ करूँगा कि इस स्ट्रीम को आप सुनें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और साइंटिफिक तरीके से और मैथमेटिकल तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कैसे आर्गूमेंट्स पेश किए जाते हैं, इंशाल्लाह उसका तरीका आपको मालूम होगा। और रमील भाई की एक बहुत तवील स्ट्रीम है, इंशाल्लाह वो मैं भी अपने पेज पे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो फेसबुक पर मैं उसको अपलोड करूँगा, वो भी आप सुने, ताकि आइंदा आप किसी भी एथियस्ट के साथ
बातचीत करना चाहे तो इल्मी तरीके से करे, साइंटिफिक तरीके से करे और मैथमेटिकल तरीके से आप करें, तो इन चीज़ों को समझें। और ये एक इल्मी डिस्कशन है। और तलहा भाई से मैं अर्ज़ करूँगा, जैसे रमील भाई ने अर्ज़ की, कि अगर आपके जहन में किसी तरीके से भी डाउट है तो उसका तरीका ये है कि आप पर्सनल में आएँ, आप मैसेंजर पर आएँ, चाहे तो मैसेंजर ग्रुप पर आए, व्हाट्सएप ग्रुप में आए, तो उसमें यह कि एक बिरादराना तरीके से, एक मिनट, बिरादराना तरीके से बात हो जाती है समझने समझाने के की नीयत से ना। लेकिन अगर आप चैलेंज करेंगे और अपने एतराज़ात को या वसवसों को, शुबहात को पब्लिक फिगर बनाएंगे तो फिर उसकी हैसियत अलग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने समझना है और अपने डाउट्स को दूर करना है, या आप ये समझते हैं कि हमें गलत फहमियाँ हैं, तो हमारी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए ये है कि आप मैसेंजर पे आए या व्हाट्सएप ग्रुप में आए। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहे तो हम बिल्कुल दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ आपके नंबर को और आपके आइडेंटिटी को यानी छुपा कर रखें, राज में रखेंगे। लेकिन ये कि अगर आपकी बात आपकी नीयत समझने की हो, अपने डाउट दूर करने को हो, या आप ये समझते हैं कि हम गलत है, हमारी गलतफहमी दूर करने की नीयत है, तो उसका तरीका यही है। लेकिन अगर आप खुलकर चैलेंज करेंगे और ऐसे ग्रुप में जहाँ पर 60-70 हज़ार लोग हैं और फिर चैलेंज करेंगे किसी के ईमान को और किसी के मज़हब को, तो फिर यह है कि पब्लिक फिगर में फिर बात करने का और चैलेंज करने का तरीका फिर अलग होता है। बिरादराना तरीके से डिस्कशन का तरीका यही है कि आप पर्सनल में आएँ और आप कोई भी सवाल करें। हमारे पास बहुत सारे यानी असरी तालीम के अहबाब भी मौजूद है, यानी साइंस के मैदान के लोग भी मौजूद है, मुफ्ती और आलिम भी मौजूद अच्छा है। तो कोई भी जी डाउट मुफ्ती होगा साहब, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताकि दूर हो और क्लियर हो। जी अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समराइज कर दूं कि डिबेट में बेसिकली हुआ क्या है। सबसे पहले ये आर्गुमेंट, मतलब मुख्तसर से 5 मिनट में समराइज कर दूं कि बेसिकली इस डिबेट हुआ क्या है। सबसे पहले ये आर्गुमेंट बहुत लेकर आया कि मेरे नज़दीक जो अनकॉज कॉज है ये इम्पॉसिबल है और ये कोहेरेंट नहीं है और मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला अनकॉज कॉज का ना होना, इसका जो अपोजिट होता है वो इन्फिनिट रिग्रेस होता है। यानी कि अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो जाहिर है कि फिर आप इन्फिनिटी को मानोगे, इन्फिनिट रिग्रेस को मानोगे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप इन्फिनिट रिग्रेस को ठीक समझते हो? इन्होंने कहा नहीं जी, मेरी जो इसमें पोजीशन है वो एग्नोस्टिक पोजीशन है, मुझे नहीं पता कि इन्फिनिट रिग्रेस सही है या नहीं है सही। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आपका जो कोर आर्ग्यूमेंट है कॉस के अगेंस्ट, यानी गॉड के अगेंस्ट, वो है इन्फिनिट रिग्रेस के ऊपर, कि आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानोगे तभी आपका जो अनकॉस कॉज है वो चैलेंज होगा। तो अगर आपकी वहां पे ही पोजीशन जो है वो एग्नोस्टिक है, आप अनसर्टेन हो, तो फिर आप एथीस्ट तो रहे नहीं, फिर तो आप एग्नोस्टिक बन गए। तो फिर उन्होंने वहां पे एक फैलेसी क्रिएट की। उन्होंने फिर जो यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशंस में उलझाने की कोशिश की कि जो है वो एग्नोस्टिक की जो है वो बेसिकली नॉलेज को ओन नहीं करता, और जो एथीस्ट होता है ये बेसिकली इसका ताल्लुक बिलीफ सिस्टम से। तो ये एक दो फैलेसीज थी। फिर उसके बाद इन्होंने कोट किया बर्ट्रैंड रसल को, कि वो उसने मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ किया है कि जो इन्फिनिट रिग्रेस जो होती है वो पॉसिबल है। हालांकि वो मैथमेटिकल प्रूफ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में था, नंबर्स में इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप रियलिटी में इन्फिनिट रिग्रेस को मानोगे तो फिर इसका मतलब है आपका प्रेजेंट कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट जो हुआ वो इन्फिनिट हो गया। तो ये पॉइंट मैंने इनके सामने रखे थे, लेकिन खैर इन्होंने उस चीज को आगे मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि बहुत ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मैंने उनको मैथमेटिकल जो है वो एविडेंसेस दिए अपनी स्लाइड्स में, और मैथमेटिकल मॉडल्स इनके सामने रखे, तो इन्होंने ये मतलब वो बेसिक डेफिनेशंस पूछने लगे कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या है, तो एन क्या है, तो पी क्या है। तो ये बात हम जानते हैं, जब हम कोई मैथमेटिकल प्रूफ या मैथमेटिकल कोई ऐसी चीज रखते हैं सामने, तो हम डिबेट के अंदर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक्स नहीं सिखा सकते, या पूरी पूरी मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक्स नहीं समझाते। अगर किसी पर्सन को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती तो वो सिंपली ये कह सकता है कि आप मुझे कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ मत दीजिएगा, मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। और अगर उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती तो उनका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जो कि एथिज्म को सपोर्ट कर रहा था बर्ट्रैंड रसल के ऊपर, कि जिसने मैथमेटिक्स से ये किया, साबित किया कि नंबर्स में जो इन्फिनिटी होती पॉसिबल होती, वो आर्ग्यूमेंट ही वहां पे कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि बकौल इनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। अगर इनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती तो फिर ये जो अपना कोर आर्ग्यूमेंट अगर मैथमेटिक्स से लेकर आ रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने वो आर्ग्यूमेंट पेश ही नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप जाके नेट पे सर्च कर लें, इसका फला आर्ग्यूमेंट है, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट उन्होंने डिबेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं किया। अगर वो ऐसे किसी आर्ग्यूमेंट को मानते भी हैं तो यहाँ पे अगेन एक फैलेसी क्रिएट होती है कि इन्होंने ये क्लेम कर दिया कि मुझे मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आती। तो एक बंदा जो कि मैथमेटिक्स की बेसिक समझ ही नहीं सकता, उसने कैसे उस प्रूफ को या उस मैथमेटिकल इक्वेशन को मान लिया?
जो कि उस एथीस्ट ने अपनी किताब के अंदर लिखी हुई थी। तो यहाँ पे एक और फैलेसी क्रिएट होती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि जो देखने वाले हजरात हैं उनको आइडिया हो गया होगा। मैंने तो खैर अच्छी खासी लंबी स्लाइड यहाँ पे तैयार की थी। आगे और भी बहुत सारे जो है वो एविडेंसेस पे बात करनी थी। अभी तो मैंने डीएनए स्ट्रक्चर्स पे बात करनी थी, डीएनए की कोडिंग के ऊपर बात करनी थी, उसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करनी थी, उसके आउटकम्स की बात करनी थी। लेकिन खैर उन्होंने फर्स्ट स्टेज पे ही इतनी फैलेसीज क्रिएट होगी। मेरे ख्याल में सुनने वालों के लिए इनफ होगा कि एथीज्म इज डेड। एथीज्म ना तो मैथमेटिक्स को फेस कर सकता है, एथीज्म ना तो फिलॉसफी को फेस कर सकता है। एथीज्म और हमारा कुरान और रिलीजन जो है वो तो ऑलरेडी एथीज्म को तबाह कर ही चुका है काफ़ी पहले। तो जितने भी सुनने वाले हजरात हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये स्ट्रीम सुनी, ज्वाइन किया, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुफ्ती साहब से या मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आगे कोई ऐसी स्ट्रीम हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे उसका लिंक। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब।